हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है क्लास 12th होम साइंस के स्टूडेंट के लिए है जिनका प्री बोर्ड का पेपर है। तो आपके सिलेबस से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल आपके 13 चैप्टर आ रहे हैं सिलेबस से, तो इन सिलेबस में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 12 सीएसपी ग्रुप नाम से है। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है वो जरूर विजिट करें जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। चलिए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का पहला जो क्वेश्चन है आपका, अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अर्थपूर्ण कार्य क्या होते हैं? अर्थपूर्ण कार्य वे काम या गतिविधियां जिनसे हम अपनी पहचान, महत्व और सम्मान का अनुभव करते हैं और जो समाज व दूसरों के लिए भी उपयोगी हों, उन्हें अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। ठीक है, तो अर्थपूर्ण कार्य क्या है? वह कार्य जिनसे कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, आपको पहचान मिलती हो, महत्व मिलता हो, सम्मान मिलता हो और समाज में दूसरों के लिए भी वो काम उपयोगी हो। जैसे बच्चों को पढ़ाना, तो ये भी क्या है भाई, एक उपयोगी काम है समाज में। इससे क्या मिलती है भाई? आपको पहचान मिलती है एज ए टीचर। ठीक है ना, आपको महत्व दिया जाता है, आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये क्या एक अर्थपूर्ण कार्य है। सेम ऐसे ही बीमारों की मदद करना, ये भी क्या होता है भाई? एक अर्थपूर्ण कार्य होता है। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं भाई? बीमारों की मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है? आपकी पहचान बनती है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको महत्व दिया जाता है, सम्मान मिलता है। ठीक है ना, और आप समाज के लिए एक उपयोगी कार्य करते हैं। ऐसे ही समाज के लिए और भी उपयोगी बहुत सारे काम होते हैं। कोई एक व्यक्ति करता है, मान लीजिए साफ सफाई का काम करता है, ठीक है ना, और गरीबों की देखभाल करता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? अर्थपूर्ण कार्य कहलाते हैं। यानी जिससे, जिस कार्य से कोई एक अर्थ निकलता है और उससे क्या होता है, एक व्यक्ति अगर वो काम कर रहा है, उसकी पहचान और महत्व को सम्मान मिलता है, तो वो कार्य क्या होता है? अर्थपूर्ण कार्य होता है। कोई चार तरीके लिखे जिनसे कार्य को समझा जा सकता है। तो किन चार तरीकों से आप कह सकते हैं ये काम है? तो सबसे पहले आजीविका का साधन। तो काम भाई आजीविका का साधन भी हो सकता है। नौकरी या काम से हमें और दूसरों को रोजी रोटी मिलती है। ठीक है, तो वो क्या है? काम है, क्योंकि इस काम को करने से हमें क्या मिल रहा है भाई? आर्थिक लाभ मिल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है हमारी। सेकंड, सृजन का माध्यम हो सकता है काम, यानी काम से हम अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा दिखा सकते हैं कि भाई हम कितने काबिल हैं। ये चीजें हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो अच्छा खेल दिखा सकते हैं, अच्छे पेंटर हैं तो अच्छी पेंटिंग दिखा सकते हैं, ठीक है, अच्छी सिंगिंग आती है तो सिंगिंग दिखा सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये काम भी क्या होते हैं भाई? हमारी जो सृजन का माध्यम होता है, यानी अपने सृजन जो चीज है, जो हमारी रचनात्मकता है, वो दूसरों को दिखा सकते हैं काम के माध्यम से। शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक होता है। तो काम से हम ताकत, समाज में एक पहचान मिलती है। तो भाई अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो वो क्या दिखाएगा भाई? समाज में आपकी शक्ति को दिखाएगा। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक अच्छे नेता हैं, वकील हैं, तो ये क्या दिखाता है भाई? समाज में ये काम जो है क्या दिखाता है आपको? आपका, आपकी शक्ति और नियंत्रण को दिखाता है। आनंद और संतुलित का स्रोत होता है। तो अच्छा काम करने से मन को खुशी और मानसिक शांति मिलती है। यानी आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आप अंदर से खुश होते हैं ना, तो आपको क्या मिलती है भाई? मानसिक शांति मिलती है। तो आनंद और संतुष्टि का भी स्रोत होता है काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करियर जीविका का चुनाव करते समय ध्यान में रखने वाली कोई चार विचार लिखे। ठीक है ना, जब भी आप करियर या जीविका को चुनते हैं तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हैं? तो देखिए, सबसे पहले करियर वही चुने जिसमें आपकी खास योग्यता और दिलचस्पी हो। ठीक है, यानी जो आप काम कर सकते हो और आपकी दिलचस्पी है वही काम हमेशा करा जाना चाहिए। जो काम आप करें वह आपके जीवन और भविष्य के लिए भी फायदेमंद हो। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं तो भाई आज तो आपको अच्छा लगे और प्लस में आप उसमें फ्यूचर भी अपना तला सके, ताकि आपका बेहतर भविष्य बन सके उस काम को करते हुए। ठीक है, इसलिए आप कोई भी नौकरी या पेशा चुनते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ना भाई कि आज तो इंपॉर्टेंट है, क्या भविष्य में भी इससे मुझे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। तो उसी के हिसाब से आप जो भी पेशा चुनते हैं, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो ये सब कब करते हैं आप? जब आप देखते हैं कि भाई आपकी इसमें क्या है, योग्यता आप इसमें है आपकी और आपकी दिलचस्पी भी है, तभी आप क्या करते हैं? ऐसे कामों को चुनते हैं। ऐसा काम चुने जो आपको मेहनत करने और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे। ठीक है, तो हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जो आपको मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करे बार बार, और आगे बढ़ने के लिए भी उत्साहित करे। ठीक है, जिसमें आपकी रुचि होगी तो आप वो काम बेहतर से करेंगे, लेकिन आपको जबरदस्ती कोई काम दिया जाएगा तो वो आप उतने अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए रुचि का ध्यान रखना भी जरूरी है, और जब आपकी रुचि होगी तो आप ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे।
कार्यस्थल का वातावरण अच्छा हो और वहाँ के लोग व्यवहार जो हो सहयोगी हो। तो जैसे भी कार्यस्थल पे आप काम करें, वहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए, आपके सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। तो इसलिए क्या होगा भाई, आपका व्यवहार भी अच्छा बनेगा और आप अच्छे तरीके से आगे अपना विकास भी कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी और जीविका में क्या अंतर होता है। देखिए, नौकरी और जीविका जो है दो अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे पहले नौकरी समझते हैं, ऐसा काम जो केवल पैसा कमाने और परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए किया जाए, इसे क्या कहते हैं भाई, नौकरी। आपको पैसे की जरूरत है तो आप कोई भी ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे आपको पैसे मिले, तो उसे आप क्या कहेंगे भाई, नौकरी कहेंगे। ठीक है। वहीं जीविका क्या होती है, ऐसा काम जो जरूरत पूरी करने के साथ साथ व्यक्तिगत विकास और नई जानकारी पाने का मौका भी दे। ठीक है। तो जीविका क्या होती है भाई, आपकी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएं और प्लस में आप व्यक्तिगत तौर पर भी अपना विकास कर सकें। ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई, एक दिहाड़ी मजदूर है, वो क्या कर रहा है भाई, नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, नौकरी है, क्योंकि वो उससे पैसा कमाता है बस। ठीक है। वहीं अगर एक डॉक्टर या इंजीनियर है, तो वो उसके लिए क्या होती है, जीविका होती है। क्यों? क्योंकि वो भाई एक तो अपनी जरूरतों को भी इससे पूरा करता है और भविष्य में और भी संभावनाओं को तलाशता है वो इसके अंदर। उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य धन अर्जन करना होता है, तो इनका भाई नौकरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि पैसा आए किसी भी तरह। ठीक है। और इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि कौशल बढ़ाना और संतुष्टि पाना भी होता है, कि भाई पैसा भी मिले, साथ में क्या हो सके भाई, वो और नई चीजें सीख सके और वो ज्यादा क्या है, संतुष्ट हो सके आगे। ठीक है। तो इनका इसका अर्थ, इसका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ धन कमाना। स्वभाव, अक्सर मजबूरी या जिम्मेदारी अ, किया जाता है। तो भाई जो नौकरी होती है उसका स्वभाव यही होता है कि अक्सर लोग मजबूरी में या जिम्मेदारी के लिए नौकरी करते हैं, ताकि उनको पैसा मिल सके, उनका परिवार चल सके। रुचि और उत्साह से किया जाने वाला काम होता है, तो ये ज्यादातर आप देखेंगे अपनी रुचि और उत्साह के तहत ही आप अपने जो जीविका है उसको चुनते हैं। परिणाम, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति, तो इसमें देखेंगे आप केवल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और इसमें आप देखेंगे आवश्यकताओं के साथ आपको आनंद मिलता है, प्रेरणा मिलती है और प्रगति भी मिलती है। ठीक है। तो ये जो है इनमें कुछ बुनियादी अंतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कौशल क्या है, एक उद्यमी को सफलता में इनका क्या योगदान है, कोई 6 जीवन कौशल लिखें। ठीक है। तो जीवन कौशल इंपॉर्टेंट होता है आज के समय में विकास के लिए। तो देखिए, जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं और चुनौतियों से सही तरीके से निपटने में मदद करती है। ठीक है। अगर आपको जीवन कौशल आता है तो भाई आजकल की जो जिंदगी है, उस जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, और इस समस्याओं से निपटने में जो जीवन कौशल है वो आपकी मदद करता है। कैसे? एक उद्यमी की सफलता में योगदान, जीवन कौशल सही निर्णय लेने में मदद करता है। मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं, तो आपको भाई बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि आप कोई भी एक कंपनी या फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो अगर आपने पहले ही उन समस्याओं के बारे में सीखा हुआ है, जीवन कौशल सीखा हुआ है, तो आप निर्णय आसानी से ले सकते हैं कि भाई क्या सही निर्णय है, क्या गलत निर्णय है। ये नकारात्मक सोच से बचाते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पहले से सिखाया जाता है कि अगर भविष्य में कोई भी नकारात्मकता आती है तो उससे आप कैसे निपटेंगे, तो इसलिए जो भी नकारात्मक सोच होती है आप उससे बच जाते हैं। ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उद्यमी को व्यवसाय और टीम को बेहतर ढंग से संभालने में सहायक होते हैं। तो भाई उद्यमी जो है, अगर वो अच्छा जीवन कौशल उसको आता है, अपने उसने अच्छे से सीख रखा है, तो वो क्या करेगा, कोई भी समस्या आएंगी तो समस्याओं को आसानी से हल निकाल लेगा। जो भी उसकी टीम है उसको संभालेगा और बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो हमेशा रिजल्ट भी जो है अच्छा आएगा। ठीक है। अगर आपको जीवन कौशल आता है, ठीक है ना, आपको अच्छे से हर चीज की समझ है, आप पहले से ही सब चीजों को समझते हैं कि भाई समस्याएं कौन सी आएंगी, कैसे निपटना है, तो कोई भी काम जो होता है वो आसानी से हो सकता है। तो 6 प्रमुख जीवन कौशल कौन कौन से समझ लेते हैं। स्व जागरूकता, यानी अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना। तो सबसे पहले भाई एक व्यक्ति को हमेशा अपनी जो उसकी ताकत और उसकी कमजोरी को पता होना चाहिए क्या है। सेकंड, संप्रेषण, अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना। तो आप जिससे भी अपनी बात कर रहे हैं, आप स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहें, ताकि वो आपसे सहमत हो सके, या अगर उसे कुछ असहमति है तो असहमत भी हो सके, ताकि आप उससे अच्छे से संवाद कर पाए। ठीक है। निर्णय लेना, सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। तो किस समय आपको निर्णय क्या लेना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप भावनात्मकता में ना बह जाएं कि भाई कि आप भावनात्मक पलों में कुछ गलत निर्णय ले लें। तो सही निर्णय लेने की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। मान लीजिए आपके पास भाई आप दुखी हैं, डिप्रेशन में है, तो कई बार क्या होता है, हम गलत निर्णय ले लेते हैं, तो उससे जो है ये जीवन कौशल जो हमें बचाता है। सृजनात्मक चिंतन, नए और उपयोगी विचार लाना, यानी कोई भी समस्या है तो समस्याओं से निपटने के लिए नए और उपयोगी विचार हमेशा मन में रहते हैं। प्रानुभूति, दूसरों की भावनाओं और स्थिति को भी समझना कि भाई दूसरा क्या चाहता है और किस आधार पर कोई चीज कह रहा है या कर रहा है, तो उसको भी समझना जरूरी होता है। ठीक है। तो आपसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना भी जरूरी है।
समस्या समाधान, मुश्किलों का हल निकालना। तो सबसे बड़ी बात होती है भाई, कैसी भी मुसीबत आए, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करके और उन मुश्किलों का हल निकालना जो है आ जाता है। तो ये 6 जीवन कौशल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्यक्ति के जीवन में विकास के लिए, ठीक है। सुकार्थिकी क्या है, इसके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सुकार्थिकी मानव और मशीन के बीच तालमेल को कहते हैं, जिससे कार्यस्थल, उपकरण, वातावरण को कार्यकर्ता के अनुकूल बनाया जाता है, ठीक है। आप जहां भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए कंफर्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां का वातावरण सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, वहां का जो भी जिस भी, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी कुर्सी मिलनी चाहिए, अच्छे कंप्यूटर मिलने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री में मशीनें जो कंफर्टेबल होनी चाहिए, बैठने का जो स्थान होना चाहिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। शोर शराबा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा भाई, जो भी काम कर रहा होगा व्यक्ति, वो आसानी से काम कर पाएगा, ठीक है। तो सुकार्थिकी का मतलब क्या है कि भाई जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसका एक तो वातावरण उस जगह का अच्छा होना चाहिए, और जिन भी उपकरणों पर वो काम कर रहा है उसका सामंजस्य जो है, ठीक है ना, यानी जो उसका संबंध मशीन के साथ वो बेहतर होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो सुकार्थिकी के उद्देश्य क्या है, पहले कार्यस्थल और उपकरणों को आरामदायक बनाना, कि भाई जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर जो भी कार्यस्थल है तो वो अच्छा होना चाहिए, वहां का वातावरण अच्छा होना चाहिए, और वहां पर जो भी उपकरण है वो आरामदायक होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपको बैठना है, बैठ के काम करना है 7 घंटे 8 घंटे, तो आपको आपको सिर्फ टेबल पे बिठा दिया जाएगा तो क्या होगा, आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, आपकी कमर जो होगी अकड़ जाएगी। वहीं एक ऐसी कुर्सी का इंतजाम कर देना जिसपे आप कंफर्टेबली 8 घंटे तक बैठ सकें, और ठीक है ना, तो आपकी कमर में दर्द भी ना हो। तो ऐसे उपकरणों को जो है कार्यस्थल पर रखना। कार्यकर्ताओं की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाना। तो इससे क्या होगा भाई, अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, जो कार्य जो व्यक्ति कर रहा होगा उसकी उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी काम कंफर्टेबली किया जाता है तो उससे जो होता है उत्पादकता उसकी बढ़ती है। कार्य को आसान और सुरक्षित और प्रभावी बनाना। तो इससे क्या होगा भाई, कार्य जो होगा वो आसान हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ आप देखेंगे 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा पानीपत से किया गया था। इसका संचालन आप देखेंगे तो कौन सी संस्था करती है, महिला एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से जो है किया जाता है, ठीक है। तो इसका संचालन देख रहे हैं आप, तीन जो भारतीय संस्थाएं हैं वो करती हैं। और इन योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये योजना किस लिए बनाई गई थी, देखिए इस योजना का मुख्य ये उद्देश्य था कि बाल लिंग अनुपात में सुधार करना और कन्या भ्रूण हत्या रोकना, ठीक है। तो पहले क्या होता था भाई कि महिलाओं को जो है उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता था कि वो भी क्या कर सके, पढ़ लिख सकें, ठीक है। जो स्त्री, खासकर जो स्त्री बच्चियां होती थी, कई बार तो क्या होता था भाई, उनको क्या किया जाता था, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, यानी पेट में ही पता कर लिया जाता था भाई लड़का है या लड़की, अगर लड़की होती थी तो उनको मार दिया जाता था। तो ये जो चीजें हो रही थी इनको रोकना था। क्यों, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था, क्योंकि बालिका अगर शिक्षित हो जाएंगी तो वो अपने आप सक्षम हो जाएंगी, तो इसलिए उनके पढ़ान जो उनको पढ़ाने के लिए जो है बहुत सारी योजना लेकर आना था इसके तहत, ताकि बालिकाएं जो हैं वो भी पढ़ सकें, ठीक है। बालिकाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, बालिकाओं को सशक्तिकरण करना, भाई उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनको स्किल सिखा दी जाएगी, तो वो अपना विकास खुद कर लेंगे, उनको समझ जो है उनके अंदर विकसित हो जाएगी, ठीक है ना। लिंग भेदभाव और असमानता को समाप्त करना था। तो भाई जो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कों को पढ़ाया जाता है, तो ये जो विद्यालय खोले गए तो इनका मेन मकसद यही था कि भाई बालिकाओं को एक विशेष स्थल दिया जाए जहां पर वो पढ़ सकें, खासतौर पर ऐसी बालिकाएं जिनको स्कूल नहीं भेजने दिया जाता है, ठीक है। बेटियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक सोच विकसित करना। तो बेटियों के लिए भी भाई सकारात्मक सोच हो, जो आप दर्जा बेटे को दे रहे हैं वही बेटियों को भी दें। उनके लिए सरकारों द्वारा ऐसे स्कूल का प्रारंभ किया गया जहां खास तौर पर वो सुविधाएं दी जाएं जो लड़कों को मिलती है, सेम वैसी सुविधाएं लड़कियों के लिए बनाई गई ताकि लड़कियां भी जो है उस जगह पर पढ़ सकें, ठीक है। तो मेन उद्देश्य जो थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये थे, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे योजना लड़कियों के जीवन सुरक्षा और शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। तो क्या करना था भाई, लड़कियों के जीवन को बढ़ाना था, अच्छा करना था, उनको सुरक्षा देना था और शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना था। तो ये मेन उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य लिखिए। देखिए इसी के जरिए एक कदम और आगे बढ़ाया गया जिसमें आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू करी गई, जिसमें खास तौर पर बालिकाओं के लिए स्कूल खोले गए और उनको बहुत सारी जो चीजें सिखाई गई इसके अंदर।
तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ आप देखेंगे 2004 में सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया गया था। यह योजना आरटीआई को लागू करने में सहायक थी, ठीक है ना, आरटीई सॉरी, ठीक है। तो ये योजना क्या थी भाई, ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया था, इसका मेन उद्देश्य था भाई, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ नहीं पाती, और उस टाइम गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट शुरू किया था कि भाई सबको जो है शिक्षा देना, तो उसके तहत उन बच्चियों को भी शिक्षा प्रदान करना था जो शिक्षा से वंचित रह रही थी, तो उनके लिए खास तौर पर ये विद्यालय खोले गए थे। तो इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे भाई, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा मिले, कि भाई जिन बच्चों के पास अच्छी परिस्थितियां नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनको एक सुरक्षित वातावरण देकर पढ़ाया लिखाया जाए। बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी जो पिछड़े लोग हैं भाई, जिनके पास इतना संसाधन नहीं कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ा सकें, तो उनके लिए क्या किया गया भाई, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया इस विद्यालय द्वारा। बालिका शिक्षा दर का बढ़ना, तो इससे क्या हुआ आप देखेंगे, बालिका शिक्षा दर बढ़ी, ठीक है, ऐसी जगहों पर आराम से बच्चियां जाकर पढ़ सकती थी, ठीक है, उनको अच्छा वातावरण दिया जाता था। शिक्षा का अवसर वंचित वर्गों की लड़कियों तक पहुंचना, पहले क्या था भाई, जो वंचित वर्ग होते थे, जो पिछड़े लोग थे, उन वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, स्कूल भेजते नहीं थे, तो जब गवर्नमेंट द्वारा ऐसी स्कीमें निकाली गई तो वो भी प्रोत्साहित हुए, उन्होंने भी अपनी बच्चों को स्कूल भेजा। आरटीई को लागू करने में सहायता देना, तो भाई राइट टू एजुकेशन सबका हक है, यानी भारत में क्या है, शिक्षा सबका अधिकार है, तो उसमें इन बच्चों को क्यों पीछे रखा जाए, इन क्षेत्र के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए, और जो हमने जो गवर्नमेंट द्वारा आरटीई शुरू किया गया था राइट टू एजुकेशन, इसको अच्छे से हर क्षेत्र में लागू किया जा सका, तो इसलिए भी ये जो विद्यालय था एक पहल के तौर पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे यह योजना समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने का जो है महत्वपूर्ण प्रयास था, ठीक है, जो भी कमजोर वर्ग जो वर्ग के लोग थे, वहां पर लड़कियों को पहले प्रोत्साहित नहीं किया जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन जब गवर्नमेंट द्वारा ऐसी स्कीमें निकाली गई तो वो लोग भी प्रोत्साहित हुए, उन्होंने भी बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। महिला सशक्तिकरण के व्यक्तिगत एवं संगठित उदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो देखिए व्यक्तिगत उदाहरण आप देखेंगे महिलाओं ने अपने क्षेत्र में जो काम किया, किरण मजूमदार का आप ले सकते हैं, किरण मजूमदार शाह जो थी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो किरण मजूमदार शाह बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने 1978 में अपनी कंपनी स्थापित की और भारत की अग्रणीय उद्यमी महिला बनी, ठीक है, तो बहुत बड़ी उद्यमी रही है। आप देखेंगे उन्हें पद्मश्री 1989, पद्म विभूषण 2005 और से सम्मानित किया गया है। वह यह उदाहरण है कि महिलाएं अपने प्रयासों से व्यावसायिक क्षेत्र में भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकती है, कि भाई महिलाएं चाहें अगर वो अपनी इच्छा शक्ति रखें तो वो भी व्यवसाय के क्षेत्र में जो है आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा आप देखेंगे संगठित प्रयास, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, तो एक बहुत बड़ी संस्था है ये भी, और 1959 में 7 महिलाओं द्वारा स्थापित महिला गृह उद्योग का उद्देश्य महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार देना था, कि भाई महिलाएं खुद जो है अपने सम्मान को आगे बढ़ा सके, उनको ऐसे रोजगार देना था। तो आप देखेंगे इस संगठन से हजारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं और पापड़ मसाले अगरबत्ती डिटर्जेंट आदि का उत्पादन करती हैं और आत्मनिर्भर हैं, ठीक है, तो एक पूरा एक संगठन है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, वो खुद अपने रोजगार के अवसर यहाँ पर विकसित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत व्यवसायों के लुप्त होने के प्रमुख कारण बताइए, जो पहले के व्यवसाय थे वो लुप्त क्यों हो रहे हैं। तो देखिए अधिकांश कारीगर निरक्षर थे, इसलिए वे नए तरीकों को नहीं अपना सके, तो पहले आप देखेंगे जो कारीगर होते थे वो निरक्षर थे, अब जब तकनीकें बदली तो उन तकनीकों को वो नहीं सीख पाए, तो इससे आप देखेंगे जो पुराने आप देखेंगे जो व्यवसाय थे वो खत्म हो गए। आर्थिक कमजोरी के कारण व्यवसाय का विकास नहीं हो पाया, तो भाई आर्थिक रूप से कमजोरी थी, इनको प्रोत्साहन नहीं दिया गया, इनको पैसे नहीं दिए गए, तो पैसे की कमी के कारण व्यवसाय बंद हो गए। पर्याप्त पूंजी और अच्छे बाजार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो बनाने के लिए पैसे नहीं थे और बेचने के लिए बाजार अच्छे नहीं थे। वन आधारित कच्चे माल की कमी से कई व्यवसाय बंद हो गए, तो भाई वन धीरे धीरे आप देख रहे हैं खत्म हो रहे हैं, तो जब वन खत्म हो गए कच्चा माल ये लोग वहां से प्राप्त करते थे और सामान बनाते थे, जैसे टोकरी बनाना हो गया, ठीक है, और सारे जो सामान था वो बनाने के लिए वो किस पर डिपेंड थे भाई, वनों पर डिपेंड थे, तो वन धीरे धीरे समाप्त हो गए, तो इसलिए ये जो व्यवसाय थे वो भी खत्म होने लगे। भूमि सुधार कार्यक्रम की धीमी प्रगति से ग्रामीण व्यवसाय प्रभावित हुआ, ठीक है, तो भूमि सुधार कार्यक्रम जो अच्छे से लागू नहीं हो पाया तो उनको जमीनें नहीं मिल पाई, तो इसलिए भी वो लोग काम नहीं कर पाए। पर्यावरणीय क्षरण से प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो गया, तो आप देख रहे हैं भाई पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है भाई, जो पर्यावरण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, संकट में आ रहा है, समाप्त हो रहे हैं पर्यावरणीय जो चीजें हैं, तो वहां पर जहां पर इन लोगों को ये प्राकृतिक संसाधन मिलते थे, अब ये प्राकृतिक संसाधन उस जगह से नहीं मिल पाते, तो ये उस तरह का सामान भी जो है नहीं बना पाते। लोगों में पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के प्रति रुचि कम हो गई है, तो आज के टाइम में आप देखेंगे भाई आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा आ रही हैं, जो पारंपरिक कला था उन लोगों को उसको लोग पसंद नहीं करते, तो इस वजह से भाई लोगों की रुचि कम हो गई है, तो लोगों ने बनाना भी कम कर दिया है, ठीक है। तो
इन कारणों से परंपरागत व्यवसाय धीरे धीरे आप देखेंगे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के संदर्भ में जेंडर मुद्दों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, कार्य के संदर्भ में जेंडर मुद्दे समाज, संस्कृति, जैविक आधार पर निर्मित भूमिकाओं से संबंधित है। कि भाई जेंडर के आधार पर ही जो है आजकल आप देखेंगे महत्व दिया जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी क्या है, गलत है। तो कार्य से जुड़े जेंडर मुद्दे समाज, संस्कृति और जैविक आधार पर बनी भूमिकाओं से जुड़े होते हैं। समाज में लिंग को पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर के रूप में बांटा गया। तो सबसे बड़ी बात यह है, आज आप समाज देखेंगे, समाज में लिंग के आधार पर बांट दिया गया भाई कि कौन पुरुष है, कौन महिला है, कौन ट्रांसजेंडर है। और इसी के आधार पर आप देखेंगे जेंडर पहचान केवल शरीर पर नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पर भी आज आधारित है। कि भाई वो सिर्फ एक जेंडर का मुद्दा नहीं है कि ये भाई जो उसकी प्राकृतिक बनावट है उसके आधार पर उसको 3 वर्गों में बांट दिया जाता है, बल्कि कि आज आप देखेंगे तो वो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी जो है बन चुका है। और उसी के आधार पर कार्यों को भी जो है बता दिया गया कि भाई किसका क्या काम है। तो समाज यह तय करता है कि किस लिंग को कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर जैसे बनाया गया है व्यक्ति को, उसी के आधार पर आप देखेंगे काम का भी जो है बंटवारा हो गया। यानी सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर भी जो है उनको पहचान दे दी गई, उनके कार्य को विभाजित कर दिया गया है। तो महिलाओं को अधिकतर घरेलू कार्यों तक सीमित रखा जाता है कि भाई आप महिला हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, भाई आप घर तक सीमित रहें। जबकि आप देखेंगे पुरुषों को सार्वजनिक कार्यों का अधिकार मिला कि बाहर के सारे काम जो कौन करेगा, वो पुरुष करेंगे। महिलाओं के घरेलू और आर्थिक योगदान को अक्सर महत्व नहीं दिया जाता। तो महिलाएं भाई जो घर में काम करती हैं, जो भी अपना योगदान देती हैं, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता समाज में, जबकि यह उत्पादन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब आप देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा काम जो है महिलाएं ही करती हैं, लेकिन उनके काम को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, उतना महत्व नहीं दिया जाता, आर्थिक तौर पर उनको समझा ही नहीं जाता कि भाई आर्थिक तौर पर वो भी कोई योगदान दे रही हैं। सेकंड चैप्टर देखते हैं अब हम। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण और आहारिकी क्या है। तो देखिए, नैदानिक पोषण यह वह पोषण है जो बीमारियों से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये जो पोषण है वो बीमारियों से संबंधित होता है। इसे चिकित्सा पोषण उपचार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं भाई, चिकित्सा पोषण, यानी पोषण का सही तरीके से इस्तेमाल करके बीमारियों को खत्म करना। आहार की क्या होता है, आहार की वह विज्ञान है जो बताता है कि भोजन और पोषण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। और आहार की क्या बताता है भाई, कि कैसे जो भोजन है और जो पोषण है वो मानव स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, किस तरह से अच्छे पोषण से, अच्छे भोजन से जो है मनुष्य को स्वस्थ रखा जाए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे डाइटिशियन पोषण संबंधी समस्याओं का आकलन, निदान और उपचार करते हैं। तो इसमें जो भी डाइटिशियन होते हैं वो बताते हैं भाई किस तरह से अगर आपको कोई समस्या है तो खान पीन में कैसे बदलाव करके आप उन सब चीजों को सही कर सकते हैं। और सही आहार और स्वास्थ्य देखभाल की सलाह देता है कि आपको किस तरह से भाई अच्छे आहार को लेना है और अपने स्वास्थ्य की जो है देखभाल करनी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका नैदानिक पोषण और आहार की। नैदानिक पोषण और आहार की का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, नैदानिक पोषण और आहार की का महत्व जो है, सबसे पहले रोगों की रोकथाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह सही आहार से अच्छे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, यानी आप अच्छा आहार लेंगे तो हमेशा स्वच्छ रहेंगे। दूसरा, नई बीमारियों पर नियंत्रण, जैसे मधुमेह हो गया, मोटापा, हृदय रोग आदि में आप संतुलित आहार लेकर इन बीमारियों से बच सकते हैं। जीवन शैली और जनसंख्या वृद्धि, तो बदलती परिस्थितियों में पोषण आवश्यक है। तो भाई परिस्थितियां बदल रही हैं तो उस तरह से भाई आपको अपने खान पीन में ही बदलाव करना पड़ेगा। चिकित्सीय परामर्श, तो रोगी की स्थिति अनुसार आहार निर्धारित कर उपचार में सहायक होता है कि भाई आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है, उसके आधार पर जो भी डाइटिशियन होते हैं वो आपको परामर्श देते हैं, तो उस तरह का आहार आपको लेना चाहिए। विशेष परिस्थितियां, गर्भावस्था, स्तनपान, कमजोरी में संतुलित आहार जो होता है वो अत्यंत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई विशेष स्थिति है, जैसे महिलाएं हो गई, ठीक है, गर्भावस्था में अगर वो बच्चे को स्तनपान करवा रही हैं या कोई कमजोरी है, तो उस समय में जो है विशेष संतुलित आहार की जरूरत होती है। तो इस प्रकार नैदानिक पोषण केवल रोगों को उपचार के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य जीवन शैली बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बीमारियों में तो काम आता ही है, प्लस में आपको स्वस्थ रहना है तो भी ये जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके स्वास्थ्य को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के लिए आहार संशोधन करते समय आहार विशेषज्ञ किन किन कारकों पर विचार करते हैं। तो देखिए, आहार विशेषज्ञ यानी जो डाइटिशियन होते हैं रोगियों के लिए आहार संशोधन करते समय कई चीजों पर विमर्श करते हैं और उसके बाद आहार जो है उनको बताते हैं कि भाई कौन सा आहार लेना चाहिए। तो आप देखेंगे भोजन की आदतें, रोगी क्या खाता है, कितनी बार खाता है और बीमारी के अनुसार डॉक्टर की सलाह। तो भाई आप कितनी बार खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, अगर आप बीमार हैं तो सबसे पहले आपको भाई सलाह किसकी लेनी चाहिए, डॉक्टर की, और उसके हिसाब से ही चीज़ों को खाना चाहिए। स्वास्थ्य स्थिति, रोगी के खाने, चबाने, निगलने और पचाने की क्षमता, भूख और पसंद नापसंद को भी ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई डाइटिशियन आपको प्लान बताता है तो देखता है भाई रोगी को क्या पसंद है, कितना खा सकता है, कैसे चबा सकता है, ठीक है ना, उसकी स्थिति कैसी है, कितना पचा सकता है, कितनी उसको भूख लगती है, तो उसके आधार पर जो है जो आहार
संबंधित बातें जो उसको बताई जाती हैं। जीवन शैली, रोगी का काम, शारीरिक मेहनत और दैनिक गतिविधि, तो इसके आधार पर भी डाइटिशियन आपको सलाह देते हैं भाई कि आपका कैसा शरीर है, आप कैसा काम करते हैं, उसके आधार पर ही जो है आपको अ, आहार बताया जाता है कि भाई आप ये आहार ले सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो परंपराएं, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विश्वास, तो कई लोग जो होते हैं भाई वो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है, तो उसके आधार पर यानी कि संस्कृति और उनके धर्म धार्मिक गतिविधियों के आधार पर ही जो है आहार को सुनिश्चित किया जाता है कि भाई कौन सा आहार उसको देना है। पोषण संबंधी जरूरतें, तो बीमारी के कारण शरीर की विशेष पोषण की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, कोई समस्या है उसके शरीर में, तो उसके लिए विशेष पोषण की जरूरत होती है। मनोवैज्ञानिक स्थिति, रोगी का मानसिक तनाव और भावनात्मक स्थिति, इसको भी देखा जाता है और उसके आधार पर जो है सजेस्ट किया जाता है भाई कौन सा खाना खाना चाहिए। खाद्य उपलब्धता, तो स्थानीय स्तर पर आसानी से मिलने वाले भोजन को भी महत्व दिया जाता है। उस जिस स्थान पर व्यक्ति रह रहा है उसके आधार पर ही जो है उसको जो आसानी से मिल सके तो ऐसे आहार को जो है बताया जाता है। ठीक है, तो जो भी आहार रोगी होते हैं तो उनको डाइटिशियन इन सब चीजों के आधार पर जो है क्या आहार लेना चाहिए वो सजेस्ट करते हैं। कोई दो मुख्य कारण लिखे जिसके फलस्वरूप देश में मधुमेह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में। तो अनुचित जीवन शैली एवं शारीरिक गतिविधियों की कमी, तो आजकल आप देखते हैं भाई लोग जो है ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं जहां पर भाग दौड़ी भरी जिंदगी में वो शारीरिक गतिविधियां बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो लोग नियमित व्यायाम नहीं करते और निष्क्रिय जीवन शैली अपनाते हैं भाई, कभी सो रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई टाइम टेबल नहीं है, व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है भाई बहुत सारी जो है ये बीमारियां आपको हो जाती हैं। अत्यधिक परिष्कृत व वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, अधिक शक्कर हो गई, वसा हो गया, जंक फूड हो गया, सेवन जो है वो मधुमेह को बढ़ाता है। यानी आप बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, तला भुना ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा शक्कर का सेवन कर रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है भाई ये जितनी बीमारी है, मधुमेह की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो इन सब कारणों से ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, संतुलित भोजन लेना चाहिए, ठीक है, व्यायाम करना चाहिए, तो आप इस बीमारी से जो है निजात पा सकते हैं। अच्छे व पर्याप्त पोषण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो अच्छा और पर्याप्त पोषण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका महत्व इस प्रकार है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। आप अच्छा आहार लेंगे तो शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी, संक्रमण से सुरक्षा, शरीर की जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी अच्छा आहार लेने से। ठीक है, स्वस्थ लाभ होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप बच सकते हैं। ठीक है, आपको बीमारियां नहीं होंगी अगर आप अच्छा आहार ले रहे हैं। असाध्य बीमारियों से निपटाना, मधुमेह, हृदय रोग और आदि को नियंत्रित करने में सहायक होती है। तो भाई आज की जो नॉर्मल बीमारियां हैं जो सबको ये हो जाती हैं तो इनसे बचने के लिए भाई एक अच्छा आहार लेना जरूरी है। अत्यधिक वसा और शक्कर का सेवन तथा रेशेदार पदार्थों की कमी व्यक्ति को मोटापा, हृदय रोग, ठीक है, मधुमेह का शिकार बना सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए भाई, अच्छा खाना, यानी शक्कर तो कम ले सबसे पहले। ठीक है, अत्यधिक वसा और शक्कर का सेवन जो है रेशे पदार्थ जो होते हैं उसकी कमी से होता है, तो आपको रेशेदार पदार्थ लेने चाहिए। तो रेशेदार पदार्थ लेंगे आप, फल फ्रूट अच्छे से खाएंगे, तो ये जो समस्याएं हैं, ठीक है ना, जो आपके अनियमितता के कारण, ठीक है, बेकार खाने के कारण हो रही हैं, उन बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अधिक फल खाना, सब्जियां खाना, अनाज, दूध उत्पादन, संतुलित आहार से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है भाई, अच्छी फल सब्जियां खानी है, अनाज खाना है, दूध खाना है, संतुलित, फास्ट फूड वगैरह उनसे दूर रहना है। तो ये जो बीमारी है, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, ठीक है, मोटापा हो गया, तो इससे आप आसानी से बच सकते हैं। 12वीं कक्षा के बाद लता मेडिकल न्यूट्रिशन चिकित्सक पोषण उपचारक या डाइटिशियन में करियर बनाना चाहती है, तो इस संदर्भ में आप उसे कैसे मार्गदर्शन देंगे। तो देखिए, लता को क्या करना चाहिए, सबसे पहले 10+2 के बाद बीएससी गृह विज्ञान, पोषण विज्ञान, जीव विज्ञान किसी में भी कर सकती हैं, और इसके बाद आहार विज्ञान में वो क्या कर सकती हैं भाई, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और इंटर्नशिप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले क्या है, कोर्स करने हैं। 12वीं के बाद आपको क्या करना है, बीएससी करनी है, किसी भी एक क्षेत्र में कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, स्नातकोत्तर भी यानी पीजी भी कर सकते हैं, और डिप्लोमा और साथ में इंटर्नशिप भी, यानी कहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पे आप इंटर्नशिप भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इंटर्नशिप लेने के बाद भाई, इंटर्नशिप के बाद आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं कि भाई आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आ गई हैं तो आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भाई, एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन का आपको एक पंजीकरण मिल जाएगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा में आप क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, फूड साइंस न्यूट्रिशन डाइटिशियन करके विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में आप क्या कर सकते हैं, मास्टर कोर्स करके करके जो है विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। आगे चलकर आप इसमें पीएचडी या शोध कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए करियर के जो है अवसर हैं। तो इस प्रकार सही विषयों का चयन, उच्च शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लता मेडिकल न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के रूप में सफल करियर बना सकती है। ठीक है, तो अच्छी योग्यता लेनी है, चीज़ों को अच्छे से सीखना है,
तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं। रोगी को भोजन खिलाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? नली द्वारा भोजन देने और अंतःशिरा संप्रेषण में क्या अंतर है? तो देखिए, रोगियों को भोजन देने का सबसे सही और सर्वोत्तम तरीका होता है मुख से भोजन कराना। अगर स्वस्थ है व्यक्ति, मुंह से खाना खा सकता है, इतना स्वस्थ है, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए व्यक्ति उतना स्वस्थ नहीं है, तो उस समय नली द्वारा भोजन दिया जाता है। तो पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दिया जाता है। यदि जठरांत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है तो रोगी जो भी भोजन नली से पाता है उसका अवशोषण कर लेता है। यह तरीका अंतःशिरा संप्रेषण से अधिक पसंद किया जाता है, ठीक है। तो नली के द्वारा उसके जठरांत्र तक भेजा जाता है खाना, और उसके बाद वो उसे पचा लेता है, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरा जो होता है अंतःशिरा, मान लीजिए अगर इससे वो खाना नहीं पचा पा रहा है तो उसके बाद अंतःशिरा संप्रेषण किया जाता है। इसमें रोगी को केवल विशेष घुले हुए पोषक तत्व शिरा में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं ड्रिप लगा दी जाती है और ग्लूकोज के माध्यम से जो है जो भी विशेष पोषक तत्व होते हैं वो दिए जाते हैं। जब रोगी बेहोश या उसका पाचन तंत्र भोजन नली से ग्रहण करने योग्य ना हो तब यह तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। यानी जब वो नली से भोजन नहीं ले पा रहा हो, ठीक है, बेहोश हो, ठीक है ना, और उसका जठरांत्र ढंग से काम नहीं कर रहा हो, तब इस यानी अंतःशिरा संप्रेषण के माध्यम से उसको भोजन उसके शरीर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टरी अध्ययन में पाया गया है जो महिलाएं खूब फल सब्जियां, पूर्ण अनाज, निम्न वसा के दुग्ध उत्पाद और बिना चर्बी वाला मांस खाती हैं वे अधिक समय तक जीवित रहती हैं। अधिक फल सब्जियां और दालें खाने से हृदय रोग उत्पन्न होने का खतरा कम हो जाता है। यानी आप एक संतुलित आहार ले रहे हैं तो आप अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या भाई एक डॉक्टरी अध्ययन में पाया गया है। तो बताइए, रोग उत्पादन करने में आहार की भूमिका क्या है और रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका क्या है, ठीक है। तो रोग उत्पन्न करने में आहार की क्या भूमिका होती है और रोगों की रोकथाम करने में आहार की क्या भूमिका होती है, ये समझाना है। तो देखिए, रोग उत्पन्न करने में आहार की भूमिका, स्वास्थ्य और पोषण एक दूसरे से जुड़े हैं। खराब आहार केवल नई बीमारियां पैदा नहीं करता बल्कि पहले से मौजूद रोगों को भी गंभीर बना देता है। तो भाई आप अच्छा स्वास्थ्य खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर का जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, तो आपकी तबीयत तो खराब होगी, और प्लस में अगर पुरानी बीमारी है तो वो और ज्यादा खराब हो जाती है। अधिक वसा, शक्कर और रेशे की कमी वाला भोजन कई रोगों का कारण बनता है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से हृदय रोग का भी खतरा बढ़ता है। यानी जितना आप बेकार खाना खाएंगे उससे नई नई बीमारियां आपके शरीर में होंगी, ठीक है। रोगों की रोकथाम में आहार की भूमिका, वहीं आप संतुलित और पौष्टिक आहार स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यानी आप अच्छे से फल सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, कम वसा वाले दूध उत्पाद हृदय रोग और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। यानी आप एक अच्छा संतुलित आहार ले रहे हैं तो आपकी जीवन शैली भी अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जो भी शरीर में रोग हैं उसको खत्म करने का काम करते हैं और आपको स्वस्थ बनाते हैं। वहीं अगर आप भाई जंक फूड वगैरह खा रहे हैं तो आप देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से हृदय रोग का जो है खतरा भी बढ़ सकता है। तो संतुलित आहार बीमारियां लेकर आता है, असंतुलित आहार बीमारियां लेकर आता है, और संतुलित आहार जो है आपको स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है क्यों? तो देखिए, भारत कुपोषण का दोहरा भार इसलिए उठा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अल्प पोषण है। यानी बड़ी आबादी को आप देखेंगे पर्याप्त भोजन, प्रोटीन, विटामिन और खनिज जो है वो नहीं मिल पाते। तो इससे बच्चों में आप देखेंगे वृद्धि रुक जाती है, महिलाओं में एनीमिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो एक अच्छा संतुलित खाना, अच्छा न्यूट्रिशन ना मिल पाने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। खासतौर पर आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनको एनीमिया जैसी समस्याएं होती हैं। अति पोषण की बात करते हैं तो शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण आप देखेंगे वसा, चीनी, जंक फूड अत्यधिक सेवन हो रहा है। इससे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अति पोषण भी एक बड़ी समस्या है भाई, कि जीवन शैली बहुत बेकार हो चुकी है लोगों की, लोग बाहर के खाने पे ज्यादा महत्व देते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। तो इससे आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि इससे वो अति यानी ज्यादा खाना खा लेते हैं और ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेते हैं जो हमारे शरीर के संतुलन को और ज्यादा बिगाड़ देती है और हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह भारत में एक और लोग भूख और कमी से पीड़ित हैं, तो दूसरी ओर आप देखेंगे मोटापा और जीवन शैली अन्य रोग बढ़ा रहे हैं। तो यही दोहरा भार आप देखेंगे जो है समस्या का कारण है भारत में, ठीक है। तो दोनों समस्याएं, अल्प पोषण भी समस्या है और अति पोषण भी समस्या है भारत के अंदर। भारत में स्वास्थ्य देखभाल के स्तर, तो आप देखिए भारत में 3 तरह के आपको स्वास्थ्य देखभाल स्तर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्राइमरी लेवल पर, जिसे हम प्राथमिक स्तर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पीएचसी, यानी जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे होते हैं उस क्षेत्र में एक प्राथमिक स्तर पर गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया केंद्र होता है जहां पर छोटी मोटी बीमारियां जो भी होती हैं उनका इलाज किया जाता है। जैसे गांव व छोटे कस्बों में स्थित होते हैं। टीकाकरण यहाँ पर होता है ना, बच्चों वगैरह, महिलाओं को टीका दिया जाता है।
प्रसव सेवा होती है यहाँ पर सामान्य रोगों की देखभाल रोकथाम पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी सामान्य रोग हैं हल्के फुल्के उन सबको यहाँ पर देखा जाता है, महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है। ठीक है ना, और प्रसव वगैरह भी यहाँ पर करवाया जाता है। द्वितीय स्तर पर आप देखेंगे दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं सीएचएस, इन्हें जिला अस्पताल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जिला अस्पताल होते हैं, थोड़े बड़े अस्पताल होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, सामान्य शल्य चिकित्सा यानी छोटे मोटे जो ऑपरेशन संबंधित चीजें होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। ठीक है ना, प्रसूति शिशु रोग कोई है या अल्पकालीन कोई भी इमरजेंसी सेवाएं आ जाती हैं तो ये हॉस्पिटल वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर हम जाके इलाज करवा सकते हैं। तीसरा जो होता है जो हमारा तृतीय स्तर है, यहाँ पर आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल होते हैं, क्षेत्रीय अस्पताल होते हैं, विशिष्ट अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स। तो ये जो होते हैं बहुत बड़े यहाँ पर आप देखेंगे अस्पताल होते हैं, यहाँ पर सारी मेडिकल सुविधाएं होती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सेवा यानी बहुत बड़े डॉक्टर जो होते हैं, यानी कोई बड़ी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो उन सब चीज़ों का इलाज यहाँ पर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे आधुनिक उपकरण, शोध और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्य होते हैं। तो यहाँ पर शोध होते हैं नई नई बीमारियों के ऊपर, भाई कैसे उनको ठीक किया जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर जो भी चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो तीन इस तरह का हमारे यहाँ पे देखेंगे स्वास्थ्य देखभाल केंद्र है भारत में। सबसे पहले प्राथमिक है, फिर द्वितीयक है, फिर तृतीयक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण और शहरी गरीबों की गरीबी कम करने के उपाय लिखिए। तो ग्रामीण और शहरी गरीबों को गरीबी किस तरह से कम की जा सकती है, तो देखिए गरीबी को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे रोजगार पूरक योजनाएं चलाकर गरीबों को कार्य उपलब्ध कराना। कि भाई गरीबी किस वजह से होती है, लोगों को काम नहीं मिलता तो इस वजह से लोग गरीब हैं, अगर ऐसी स्कीमें चलाएं जिससे लोगों को काम मिल जाए तो गरीबी कम हो जाएगी। जन वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, जो लोग गरीब हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो बेसिक जो अनाज है उसको नहीं ले पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, ऐसे जन वितरण प्रणाली खोलनी चाहिए जहां पर लोगों को जो है कम दाम में सस्ते दाम पे जो है अनाज मिल सके। ठीक है, तो ऐसे आप देखते हैं भाई गवर्नमेंट ने भी स्कीम चला रखी है ना, मुफ्त राशन दिया जाता है जिन लोगों की जो आमदनी वो कम होती है। ठीक है, भूमि सुधार लागू करके भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना। और भाई जिन लोगों के पास जमीनें ज्यादा हैं और जिन लोगों के पास जमीनें कम हैं, तो ज्यादा लोगों से जमीनें लेकर कम लोगों को भी जमीनें दी जाएं ताकि वो भी अपना जीवन यापन अच्छे से चला सकें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं में सुधार करना। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि भाई ये लोग ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर बीमारियां वगैरह ज्यादा होती हैं, तो उनकी बीमारियों का इलाज के लिए अच्छे से सुविधाएं दी जाएं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना। सबसे बड़ी समस्या है कि भाई गरीब लोग जो होते हैं वो सस्ती चीजें लेने जाते हैं और सस्ती चीजों में आप देखेंगे मिलावट बहुत ज्यादा होती है, तो उससे भी इनको समस्याएं होती हैं। पोषण संबंधी जानकारी देकर स्वास्थ्य सुधार करना, तो उनको भी भाई पोषण के प्रति जागरूक करना कि कितना पोषण लेना चाहिए, कितना जरूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो ये सारी जानकारियां जो हैं इन तक भी पहुंचनी चाहिए, तब जो भी गरीबी शहरों में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत में प्रमुख पोषण संबंधी समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो भारत में पोषण संबंधी समस्याएं आप देखेंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, तो एक ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका कारण क्या है भाई, ऊर्जा व प्रोटीन का अपर्याप्त सेवन, यानी आप अच्छी मात्रा में ऊर्जा और प्रोटीन नहीं लेंगे तब ये बीमारी होती है। यह बच्चों में आप देखेंगे, वृद्ध लोगों तथा क्षय रोग और एड्स ग्रसित रोगियों में अधिक पाया जाता है। तो ज्यादातर बच्चे जो हो गए या वृद्ध हो गए और जिनको क्षय रोग होता है, जो एड्स से ग्रसित होते हैं, उनमें ये बीमारी आप देखेंगे ज्यादा पाई जाती है। इसका निर्धारण कैसे होता है, तो भार और ऊंचाई द्वारा किया जाता है कि भाई वेट कितना है और ऊंचाई कितनी है, उसको नाप कर आप बता सकते हैं भाई कि ये बीमारी ऊर्जा और जो प्रोटीन संबंधित बीमारी जो है व्यक्ति के अंदर है। प्रकार आप देखेंगे तो इसमें एक जो प्रकार होता है वो होता है मरस्मस। इसमें आप क्या देखेंगे, ऊर्जा व भोजन की गंभीर कमी से होता है। तो मरस्मस आप देखेंगे भाई जब आपके शरीर में ऊर्जा और भोजन की कमी होगी तो मरस्मस होगा। कैसे पता लगता है, बच्चों में आप देखेंगे अत्यधिक दुबलापन आपको दिखाई देगा, मांसपेशियों का क्षय होगा यानी मांसपेशियां काफी कमजोर होंगी, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता, बार बार बीमार पड़ेंगे, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मरस्मस आपको है। ठीक है, सेकंड होता है क्वासियोरकोर। ये क्या होता है, प्रोटीन की गंभीर कमी से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, सूजा हुआ पेट आप देखेंगे, बालों का झड़ना, त्वचा पर धब्बे पड़ना, कमजोरी, तो ये इसके लक्षण है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं प्रोटीन और ऊर्जा से ये दो प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। सेकंड आता है आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से, तो लौह तत्व की कमी होती है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे विकसित व विकासशील दोनों देशों में सामान्य रूप से आप देखेंगे बीमारियां आपको देखने को मिलेगी। संवेदनशील वर्ग आप इसमें देखेंगे किशोरियां जो हो गई, गर्भवती महिलाएं हो गई और विद्यालयी बच्चे हो गए, तो खास तौर पर इनमें ये बीमारी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। लक्षण क्या होते हैं भाई, जीभ नाखून त्वचा में पीलापन आ जाता है, ध्यान व स्मरण शक्ति में कमी आती है, आप देखेंगे सामान्य रूप में आप थकान व कमजोरी महसूस करते हैं। तो ये कुछ इसके लक्षण है। विटामिन ए की कमी,
सामान्य कार्य आप देखेंगे तो दृष्टि हो गया, रोग प्रतिरोधकता, वृद्धि व स्वास्थ्य उपकाल, तो ये सबसे बड़ी जो है आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, तो क्या होगा भाई, आपको दिखना कम होगा, ठीक है ना, रोग प्रतिरोधकता जो है आपकी बढ़ जाएगी, यानी आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, आप वृद्धि आपकी उतनी अच्छी से नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो ये आप देखेंगे बीमारी के कारण होते हैं। कमी के प्रभाव क्या होंगे, तो इससे आप देखेंगे रतौंधी हो जाएगी, बच्चों में अंधापन आ जाता है, संक्रमण अधिक संभावना होती है, तो संक्रमण ज्यादा बार बार ही होता रहता है किसी ना किसी चीज का, वृद्धि जो होती है रुक जाती है, तो ये इसके जो है आप देखेंगे कमी के जो है प्रभाव हैं। आयोडीनहीनता विकार, तो आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन का संश्लेषण कम होने लग जाता है। ठीक है, तो इससे क्या देखेंगे आप, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बढ़कर गलकंड उत्पन्न करती है, ठीक है ना, गले में घेंघा हो जाता है। गर्भावस्था में कमी से क्या होता है, भ्रूण में मानसिक मंदन और जन्मजात विकृति होती है। ठीक है, अगर बच्चा भ्रूण में अगर आयोडीन नहीं ले रही है महिला, तो उससे क्या होगा भाई, बच्चे की जो बुद्धि होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, और या फिर जब वो पैदा होगा तो उसके अंदर बहुत सारी आपको विकृति देखने को मिलेगी। भारत के राज्य जहां अधिक पाया जाता है, तो आप देखेंगे हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में आपको ये बीमारी देखने को मिलती है, ज्यादा पाई जाती है। अल्प पोषण के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए, तो देखिए अल्प पोषण कारणों के 3 स्तरों पर बांटा जा सकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर, तो शरीर को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन ना मिलना, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है उसको अच्छे से पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है तो आपको देखने को मिलेगा भाई बीमारी हो जाती है। बार बार बीमार पड़ना, ठीक है, तब अल्प पोषण हो जाता है। कमजोरी, कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, समय पर इलाज ना मिलना जिससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे भाई व्यक्ति स्तर पर तत्कालिक कारण होते हैं अल्प पोषण के लिए। ठीक है, सेकंड आपका आता है घरेलू पारिवारिक कारण, परिवार में भोजन की कमी या सही भोजन ना मिलना, ये भी एक कारण हो सकता है। माँ और बच्चे की ठीक से देखभाल ना होना, ठीक है ना, साफ पानी और स्वच्छता की कमी होना, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा ना होना, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर नहीं है तो भी समस्या है। पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का अभाव, ठीक है, तो अगर आपको पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का अभाव है तभी भी ये बीमारी होगी। महिला, बच्चों और वृद्धों के साथ भेदभाव होता है, आप देखते हैं ना, बच्चे और होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको उतना अच्छा पोषण नहीं दिया जाता है कई क्षेत्रों में। शिक्षा की कमी, तो भाई लोगों को पता ही नहीं होता कि किस वजह से बीमारियां हो रही हैं, कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कितना प्रोटीन विटामिन लेना चाहिए, तो उसकी वजह से भी ये बीमारियां काफी होती हैं। ठीक है, तीसरा है मूलभूत कारण जो है आर्थिक संसाधनों की कमी, तो आज भी गरीबी ज्यादा है इसलिए लोग अल्प पोषण के शिकार होते हैं। रोजगार और आय के साधन का अभाव है, लोगों के पास पैसा नहीं होता। महिलाओं की कमजोर सामाजिक स्थिति, तो महिलाओं को अभी भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता उनके स्वास्थ्य पर। सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण पर कम ध्यान, तो सरकारें भी इतना ध्यान नहीं देती हैं। पर्यावरण की खराब स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है आज के टाइम में भी आप देखेंगे, ठीक है ना, तो खराब प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है ना, संसाधन भी उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तकनीकी और मानव संसाधनों की कमी आपको देखने को मिलती है, तो ये सारे जो कारण है अल्प पोषण के भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पहला आपका क्वेश्चन है, खाद्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फूड साइंस क्या है तो खाद्य विज्ञान एक ऐसी विशेष विषय है जिसमें आप देखेंगे रसायन, भौतिकी, कृषि विज्ञान, पाक कला, सूक्ष्म जीव विज्ञान का उपयोग होता है। ठीक है, तो सारे विषय आप देखेंगे फूड साइंस में आपको देखने को मिलते हैं साइंस से रिलेटेड। इसमें आप देखेंगे खाद्य पदार्थों की संरचना, कि भाई कौन से खाद्य पदार्थ हैं, फसल कटने से लेकर उनके प्रसंस्करण और भंडारण तक, कि भाई किस तरह से फसल उगाई जाती है, किस तरह से उनको काटा जाता है, किस तरह से उनको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, भोजन खराब होने के कारण और खाद्य संसाधनों से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, कि भाई भोजन किस तरह से खराब होता है, किस तरह से उनको बचाया जा सकता है, तो इन सब चीजों का अध्ययन आप देखेंगे फूड साइंस में होता है। खाद्य संसाधन क्या है, तो खाद्य संसाधन उन विधियों और तकनीकों को कहते हैं जिनके द्वारा कच्ची सामग्री को तैयार या अर्ध तैयार खाद्य उत्पादों में बदला जाता है। ठीक है ना, तो खाद्य संसाधन वो है जिनको क्या किया जाता है भाई, तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी आपकी कच्ची सामग्री होती है उसको क्या होता है भाई, तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, या फिर उसे आधा बनाया जाता है ताकि बाद में यूज किया जा सके। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, खाद्य संसाधन के अंदर, कि किस तरह से खाने को मैनेज किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है, और स्टोर किया जाता है। ऐसे कारण लिखिए जिनसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों और नई प्रौद्योगिकी की मांग एवं आवश्यकता बढ़ गई है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद और नई प्रौद्योगिकी की मांग एवं आवश्यकता निम्न कारणों से बढ़ी है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे भाई नई प्रौद्योगिकी आई है, इस वजह से बहुत सारी डिमांडें रहती हैं खाने को लेकर। तो जीवन शैली में परिवर्तन आया है, लोगों की जरूरतें और उपभोग की आदतें आप देख रहे हैं बदल रही हैं।
आवागमन में वृद्धि हुई है तो परिवहन और संचार के साधनों के विकास से नए उत्पादों की भी मांग बढ़ी है। पहले भाई एक सीमित क्षेत्र तक कोई चीजें मिलती थी, अब आप कहीं से भी कोई चीज मंगा सकते हैं। तो आवागमन में वृद्धि के कारण भी, यानी परिवहन संचार की वजह से भी चीजों की मांग बढ़ जाती है। वैश्वीकरण, विदेशी तकनीक और उत्पाद के संपर्क में नई आवश्यकताएं उत्पन्न हुई है। तो भाई वैश्वीकरण का दौर है, हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तकनीकों का लेन देन हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे खान पीन की जो वस्तुएं हैं उनका भी जो है लेन देन आपको देखने को मिलता है बड़े स्तर पर। कृषि संरचनाओं में परिवर्तन, तो भारत में कृषि न्यून देश से कृषि अधिशेष देश बन गया। तो पहले भाई भारत में उतना ज्यादा खाद्य उत्पादन नहीं हो पाता था, अब भारत में खाद्य उत्पादन भी बढ़ा है, जिससे आप देखेंगे प्रसंस्करण तकनीक और नए उपकरणों की जरूरत भी महसूस हुई। तो इसलिए भाई उसको स्टोर करना, बना के रखना, ठीक है ना, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, तो इसके लिए भाई खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकों का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए पुरानी विधियां कौन सी हैं और वर्तमान में उनकी क्या व्यवहार्यता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों को कैसे सेफ रखा जा सकता है। तो प्राचीन समय से लोग खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कई सरल तरीके अपनाते रहे हैं। ये विधियां आज भी उतनी ही उपयोगी और प्रभावी हैं। जैसे आप देखेंगे धूप में सुखाना, नियंत्रित किण्वन, नमक लगाना, अचार बनाना, सेकना, भूनना, धूमन, चूल्हे में पकाना, मसालों को परिरक्षकी के रूप में उपयोग करना। तो ये सारी चीजें आज भी आप देखते हैं लोग करते हैं जो खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं नियंत्रित किण्वन यानी डबल रोटी हो गई, या किण्वन करके भाई डबल रोटी बनाई जाती है या बियर बनाई जाती है। ऐसे ही नमक लगाना हो गया अचार बनाने के लिए, धूप में सुखाना सूखे मेवे जैसे किशमिश के लिए। तो ऐसी पुरानी तकनीकें आज भी चलती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बचाने के लिए। ठीक है, भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्मजीवी कौन से हैं, इनकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं और बचाव के तरीके बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आंसर आपका है भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म आप देखेंगे जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, ईस्ट होते हैं, फफूंदी। तो ये आपके खाने को जो है वो खराब करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं भाई, पोषक पदार्थों की उपलब्धता, जितने पोषक पदार्थ होंगे आप देखेंगे वहां पर आराम से सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। नमी, पीएच, अगर ज्यादा नमी में भी आप देखते हैं जिस जगह नमी ज्यादा होती है वहां पर भी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। ऑक्सीजन स्तर अगर ज्यादा होगा तो वहां पर भी। रोधक पदार्थ जैसे प्रतिजैविक उपस्थिति या अनुपस्थिति, तो भाई कोई भी ऐसा पदार्थ है जो इन प्रतिजीवियों को क्या करता है भाई अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वहां पर ये प्रतिजीवी जो होते हैं वो पहुंच ही जाते हैं अगर वैसा उनको एनवायरमेंट मिलता है। तो खाद्य पदार्थों को नष्ट से बचाने के लिए संसाधित विधियों की मूलभूत संकल्पनाएं कौन कौन सी, तो कैसे बचाया जा सकता है, तो ऊष्मा का अनुप्रयोग करके, ठीक है, जल को हटाना, भंडारण के समय ताप कम करना, पीएच कम रखना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, इनको अगर हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो जो भोजन पदार्थ होते हैं वो खराब नहीं होते जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य उद्योग के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं। तो आप देखिए खाद्य उद्योग के क्षेत्र में कई सारे काम आप देखेंगे उद्योग हैं। सबसे पहले संसाधन एवं निर्माण, कच्चे माल से खाद्य उत्पादन बनाना। पहला काम क्या होता है भाई, जो भी कच्चा माल होता है उसको लेके उसको खाद्य उत्पादन को जो है वो बनाया जाता है। शोध एवं विकास, नए उत्पाद तैयार करना और पुराने उत्पादों में सुधार करना। तो इसमें क्या होता है भाई, नए प्रकार के भोजन पदार्थ को बनाना, ठीक है, पुरानों में अगर कुछ कमी रहेगी तो उसको सुधारना। खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और भोजन पहुंचाना। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी आपने बनाया है उसको उपभोक्ता तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंचाया जा सके। गुणवत्ता नियंत्रण, खाद्य उत्पादों की जांच और गुणवत्ता को बनाए रखना। तो भाई गुणवत्ता नियंत्रण जरूरी है, जो भी आप बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए, उसको जांचना, अगर कोई कमी है तो ठीक करना। लागत व लाभ आकलन, तो उत्पादन को लाभदायक बनाना कि भाई जो भी आप उत्पादन बना रहे हैं वो ऐसा हो कि वो आपको लाभदायक बनाए, ठीक है ना, उससे लाभ कमाया जा सके। नियामक कार्य, सरकारी नियमों और मानकों का पालन करना। तो सबसे महत्वपूर्ण है भाई, सरकार ने नियम बना रखे हैं, कोई भी खाद्य उत्पादन होता है और उसको अगर उपभोक्ता तक पहुंचाया जा रहा है तो उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करनी। सरकार ने जो भी नियम बनाए उस नियमों के आधार पर वो सारी चीजें देखना और उसके बाद ही उस सामग्री को या जो भी खाद्य पदार्थ बनाया गया उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के वर्गों का वर्णन कीजिए। तो देखिए खाद्य पदार्थों को खराब होने की अवधि के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है आपका विकार्य खाद्य पदार्थ, ये 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं, जैसे दूध, दही, मछली, मांस। ठीक है, सेकंड आता है आपका अर्ध विकार्य खाद्य पदार्थ, ये 1 या 2 सप्ताह तक सुरक्षित रहते हैं। तो रूपांतरित तने वाले फसलें जैसे 2-4 सप्ताह तक भी रह सकती हैं, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, प्याज, आलू। ठीक है, तो ये 1 या 2 सप्ताह तक इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगला आता है आपका अविकार्य खाद्य पदार्थ, ये क्या होते हैं, ये 1 वर्ष या उससे अधिक तक जो है सुरक्षित रखे जा सकते हैं, जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, तिलहन हो गई। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा जाता है। नेक्स्ट आता है खाद्य पदार्थ किन कारणों से संसाधित किए जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के कारण, खाद्य पदार्थों को सुरक्षा काल बढ़ाने के लिए कि भाई उनको लंबे समय तक बचाया जा
रखा जा सके। परिवहन, संचार और औद्योगिकरण की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो भाई आजकल आप देख रहे हैं भाई मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इनको कई दूर दूर तक लेकर जाना पड़ता है, तो इसलिए भाई इनको क्या है अच्छे से जो है संसाधित करना पड़ता है। उपभोक्ता की गुणवत्ता, स्वाद और सुरक्षित पैकिंग वाली वस्तुओं की अपेक्षा के कारण, और क्या करना भाई, उनकी गुणवत्ता को बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाई वो अच्छी गुणवत्ता से हो, स्वाद बनाकर रहे और पैकिंग अच्छी से हो। रसायन, कीटनाशक और परीक्षक से मुक्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए, कि भाई कई बार क्या होता है आप देखते हैं ना, जो अनाज उगाया जाता है तो उसमें रसायन कीटनाशक इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो इनसे जो है बचाया जा सके इसलिए। खाद्य पदार्थों की प्राकृतिक सुगंध और स्वाद बनाए रखने के लिए, भाई जो भी खाद्य पदार्थ आपने बनाया है वो बिल्कुल सही हो, ठीक है, उनकी सुगंध वैसी की रहे और स्वाद जो है अच्छा रहे। कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, भाई कामकाजी महिलाओं को कई बार भाई टाइम नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए अगर ये वाले प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो उनको आसानी होती है। मौसमी खाद्य पूरे वर्ष उपलब्ध कराने के लिए, तो भाई कई बार आप देखते हैं ना एक टाइम पीरियड में वो सब्जी या फल आपको नहीं मिल पाते, तो उनको जब संसाधित स्टोर करके रखा जाता है, तो उस समय जब ये मौसम में नहीं होते हैं तो उस समय भी इनका उपयोग किया जाता है। खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, और साथ में भाई खाद्य सुरक्षा कि भाई खाने की कमी ना हो इसलिए इनको संसाधित करके रखा जाता है, और इससे क्या होता है भाई रोजगार के अवसर भी जो है बढ़ते हैं, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ इन कारणों से जो है संसाधित किए जाते हैं। खाद्य परीक्षण की वर्तमान स्थिति तक इसके विकास का संक्षिप्त जो है वर्णन कीजिए। तो देखिए खाद्य परीक्षण के विकास के प्रमुख चरण रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 1810 में निकोलस पोर्ट कैनिंग डिब्बाबंदी की प्रक्रिया विकसित करी थी। तो सबसे पहले भाई खाद्य परीक्षण यानी लंबे समय तक बचाने की प्रक्रिया में आप देखेंगे सबसे पहले इनका योगदान था निकोलस एपर्ट का। तो इन्होंने सबसे पहले आप देखेंगे डिब्बाबंदी शुरू करी थी। फिर 1864 में आप देखेंगे लुई पास्चर अंगूरी शराब व दूध पर शोध कर उनको पशुचीकरण प्रक्रिया द्वारा विकसित किया कि भाई लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं, पशुचीकरण करके दूध और शराब को जो है बचाकर रख सकते हैं, ठीक है। फिर 20वीं शताब्दी में आप देखते हैं प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों हेतु सुरक्षित भोजन, कि भाई सैनिक जाते थे युद्ध करने के लिए तो उनको ऐसे भोजन की जरूरत पड़ती थी जो लंबे समय तक टिके रहें, तो उस समय ये चीज महसूस हुई। अंतरिक्ष अनुसंधान से फ्रिज ड्राइंग तकनीक, अंतरिक्ष में लोग जाते हैं भाई वहां पर लंबे समय तक रहना पड़ता है, तो वहां पर आप देखेंगे फ्रिज ड्राइंग जो तकनीक आई। ऐसे रेडी टू ईट व पैकेज फूड का उत्पादन हुआ कि भाई कम समय में जल्दी बनाया जा सके या बना बनाया खाना हो जब मर्जी यूज किया जा सके, तो ये नई तकनीक आप देखेंगे 20वीं शताब्दी में आई है। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के व्यंजन और शैलियां अपनाई जा रही हैं, तो भाई एक देश से दूसरे देश में व्यंजन शैलियां आई हैं, तो इसी के कारण आप देखेंगे उन सब चीजों को स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना पड़ता है, तो उसके लिए आप देखेंगे फ्रीजिंग, कैनिंग, पशुचरण, वैक्यूम पैकेजिंग ये सब चीजें शुरू हुई हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी आपका खाना है सुरक्षित, ताजा और रसायन मुक्त पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। तो मेन मकसद ये होता है भाई कि इन सब तकनीकों के द्वारा क्या किया जाता है कि भोजन को बिल्कुल सही रखा जाता है और जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाया जा सकता है और लंबे समय तक इसको स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के व्यवसायिक में कौन से ज्ञान और कौशल होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको कौन कौन से ज्ञान और कौशल होने चाहिए ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले खाद्य विज्ञान और पोषण, तो भोजन के घटक, कीटाणु, पोषण की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए कि भाई खाना कैसा है, कौन से कीटाणु लग सकते हैं, कौन सा पौष्टिक है, ये सब चीज नॉलेज उसको होनी चाहिए। खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, तो भोजन को साफ, सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए इसको सही रखना, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। उत्पादन विकास, बड़े पैमाने पर भोजन बनाने और उसकी जांच करने की जो समझ होनी चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण, तो भोजन के स्वाद, गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना भी उसको आना होना चाहिए, ठीक है। पैकेजिंग और विपणन, तो भोजन को सही तरीके से पैक करना और बेचने योग्य बनाना, ठीक है, ये जानकारी उसको होनी चाहिए। पाकशाला और रेसिपी विकास, तो नई रेसिपी बनाना और उनमें सुधार करना, ये भी उसके अंदर कौशल होना चाहिए। तकनीकी दक्षता, मशीनों, उपकरणों और कंप्यूटर का सही सुरक्षित उपयोग करना, तो ये सारे गुण जो एक जो भी व्यक्ति है व्यावसायिक तौर पर जुड़ा हुआ है खाद्य संसाधनों प्रौद्योगिकी से, तो ये गुण जो उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी की मांग एवं आवश्यकता के कारण क्या है, क्यों आज के टाइम में खाद्य प्रौद्योगिकी जो है उसकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो देखिए कृषि उत्पादकों का भंडारण और प्रसंस्करण, अधिक उत्पादन होने पर अनाज और खाद्य को सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो भाई आज के टाइम में आप देख रहे हैं भारत के अंदर कृषि उत्पादन ज्यादा होता है, तो जो भी उत्पादन हुआ है उसको बचा के रखना। बदलती जीवन शैली, तो लोगों को जल्दी बनने वाला सुविधाजनक भोजन चाहिए, ठीक है, तो इसलिए भी खाद्य प्रौद्योगिकी की जरूरत है। आवागमन और वैश्वीकरण, अलग अलग देशों का भोजन आसानी से उपलब्ध कराना, तो भाई अलग अलग देशों में देखते हैं भाई लोगों को आज अलग अलग देशों का भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है, तो जो खाद्य प्रौद्योगिकी है वो इन सब चीजों को भारत में उपलब्ध करवा पा रही है। पोषण प्रबलीकरण, भोजन में जरूरी पोषक तत्व मिलाना ताकि कमी ना हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्वास्थ्य कारण, तो बीमारियों से बचाव के लिए भोजन को अधिक पौष्टिक बनाना। उपभोक्ता की सोच,
सुरक्षित रसायन युक्त और स्वस्थ भोजन की बढ़ती मांग। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है भाई, सुरक्षित रसायन और स्वस्थ भोजन जो है मिले। फिर नाशवान खाद्य व संरक्षण, तो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाना। तो भाई खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको लंबे समय तक कैसे बचाया जा सकता है, तो इन सब चीजों से हम खाद्य प्रौद्योगिकी को जो है और ज्यादा यूज कर पाते हैं और लंबे समय तक रख पाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण आप देख रहे हैं खाद्य प्रौद्योगिकी की मांग जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संकट को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, खाद्य संकट वह स्थिति है जब खाद्य पदार्थों का सही तरीके और उचित मात्रा में उपयोग ना होने के कारण उसकी उपलब्धता घटती है और इससे लोगों को हानि या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जितनी मात्रा में चाहिए उतना नहीं मिल पाता, तब खाद्य संकट होता है। एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण तंत्र में कौन कौन से दो अव्यय शामिल होने चाहिए, तो देखिए इसमें सबसे पहले खाद्य निरीक्षण, उत्पादन, भंडारण, पैकेजिंग और वितरण की जांच करके यह सुनिश्चित करना कि खाद्य मानकों के अनुरूप है या नहीं। यानी जो भी खाद्य उत्पादन किया जा रहा है उसका उत्पादन, भंडारण और जो पैकेजिंग है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, इस और सही मानकों पे हुई है कि नहीं हुई है, ये देखना जरूरी होता है। सेकंड, विश्लेषणात्मक क्षमता, प्रयोगशाला परीक्षणों से पोषक तत्व, हानिकारक रसायन और जीवाणुओं की जांच कर उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। कि भाई जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसका प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाए कि भाई कहीं उसके अंदर हानिकारक कोई ऐसा रसायन पदार्थ तो नहीं मिलाया गया या कोई जीवाणु तो नहीं है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। संसाधित तथा व्यवहारिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन किन कारणों से बढ़ रहा है, तो देखिए संसाधित व व्यवहारिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ने के प्रमुख कारण है प्रौद्योगिकी व संसाधनों में प्रगति हुई है। तो भाई प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी है, संसाधन भी आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है, इसलिए भी मांग बढ़ रही है। उपभोक्ता की जो है बेहतर क्रय क्षमता है। तो आज के टाइम आप देखें भाई उपभोक्ता के पास अच्छे पैसे हैं तो ज्यादा मांग होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे उपभोक्ताओं की जो है मांग बढ़ रही है। तो इस वजह से आप देखेंगे जो संसाधित और व्यवहारिक खाद्य पदार्थ हैं उनका उत्पादन जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सूक्ष्मजीवी रोगाणु किन दो प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए सूक्ष्मजीवी रोगाणु दो प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले संक्रमण, जब जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जहां वृद्धि करके रोग उत्पन्न करते हैं। यानी जीवाणु डायरेक्ट आपके शरीर में जाएंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने जो है अपने की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और आपको बीमार करते हैं। उदाहरण सालोमोनेला। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद संक्रमण पैदा करते हैं। सेकंड आता है अविषालुता, जब जीवाणु भोजन में विष छोड़ देते हैं और यह विष खाने पर रोग पैदा करते हैं। इसमें क्या होगा भाई कि आपने कोई भी खाना रखा हुआ है उसमें जीवाणु क्या करेंगे, एक टॉक्सिन जो विष होगा वो उस खाने में छोड़ देंगे, आप उसको ग्रहण करेंगे और उसके बाद आप जो है बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरिस, ये जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं भाई अ, खाने पे जो है विष डाल देते हैं, उसके बाद आपने वो खाना ग्रहण किया तो अंदर फिर आपके देखेंगे बहुत सारे जो है जीवाणु पैदा होंगे और आप बीमार पड़ेंगे। खाद्य मानक, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौतों का वर्णन कीजिए। तो देखिए वर्तमान समय में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते हैं जो खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता, शोध और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो इनमें कुछ प्रमुख आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है कोडेक्स एलिमिनेट्रियम कमीशन, CAC। यह एक अंतर सरकारी संस्था है। ठीक है, तो एक अंतर सरकारी संस्था है। उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं जो उपभोक्ता हैं उनका जो स्वास्थ्य का बचाव करना, खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार को सरल बनाना। ठीक है, तो मेन उद्देश्य ये भाई कि उपभोक्ताओं का ध्यान रखा जाए। ठीक है, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं खाद्य पदार्थों के लिए भाई ताकि वो पौष्टिक रहें, उनको मानना। सदस्य इसमें 2017 में 187 सदस्य देश हैं और एक सदस्य संगठन यूरोपीय समुदाय भी इसमें शामिल है। भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सदस्य है, तो भारत भी जो है इसका सदस्य है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है। कोडेक्स एलिमिनेटरी प्रकाशित करता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक, नियमावली, मार्गदर्शन को अनुशंसाएं दी जाती है। तो ये भाई इसका कार्य ये है कि इसने बहुत सारे नियम बना रखे हैं खाद्य पदार्थों से संबंधित कि भाई किस तरह की गुणवत्ता होनी चाहिए, कैसे उसका ख्याल रखना चाहिए। तो उन सब चीज़ों का भाई जितने भी सदस्य देश हैं वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो उनकी जो भी नीति और नियम लागू किए जाते हैं उनका वो लोग पालन करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आप देखेंगे ISO है, तो यह एक गैर सरकारी संघ है। उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को सरल बनाना। तो इसका मेन उद्देश्य होता है भाई जो भी पदार्थ एक देश से दूसरे देश के अंदर जा रहे हैं तो उनके लिए जो विनिमय है वो सरल बनाया जाए कि आसानी से कोई भी देश एक दूसरे देश को अपने सामान बेच सके। वैज्ञानिक तकनीक, बौद्धिक और आर्थिक गतिविधियों को सहयोग से बढ़ावा देना। तो यह वैज्ञानिक तकनीक और बौद्धिक विकास को जो है महत्व देते हैं। ISO द्वारा बनाया गया मानक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में प्रकाशित होता है। तो ये जो भी मानक बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोग इसको मानते हैं समझौते के द्वारा कि भाई ये जरूरी चीजें, इनको मानना जरूरी है। प्रसिद्ध मानक आप देखेंगे ISO 9000
गुणवत्ता प्रबंधन संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है, ठीक है। तो इसका जो संकेत चिन्ह देखेंगे ISO 9000 होता है, यानी इसने कुछ मानक तैयार किए हुए हैं, उस मानकों को मानना पड़ता है, तब ये जो है आपको मानक दिया जाता है। इन मानकों को अपनाना स्वैच्छिक होता है, तो भाई सबकी अपनी इच्छा होती है, इसको कौन अपनाना चाहता है, कौन नहीं अपनाना चाहता, ठीक है। इनसे जुड़ के तो इससे ये हो जाता है भाई, जो इन मानकों को ले लेता है तो इससे ये हो जाता है भाई उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये सर्टिफाइड करते हैं, सारी गुणवत्ता को देखते हैं और उसके बाद ये जो है मानक देते हैं। तो इसलिए भाई लोग इनकी जो है महत्वता है, ठीक है ना, लोग इनको जानते हैं और समझते हैं कि भाई अगर इसने ये दिया हुआ है मानक और इसको अगर कोई देश फॉलो कर, कोई भी जो कंपनी है वो फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क इंपॉर्टेंट होता है कंपनियों के लिए, तो उससे क्या होता है भाई, उनका जो सामान होता है वो जेन्युइन लगता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना आप देखेंगे 1995 में हुई थी। व्यापार समझौतों को लागू करता है कि भाई जो भी व्यापार वगैरह होते हैं तो उनको लागू करने का काम इसका है। व्यापार विवादों का निपटान करना, यानी अगर आपसे कोई भी मतभेद होता है व्यापार में तो वो सारी समस्याओं को ये देखता है। देश की व्यापार नीतियों में सहायता देता है कि भाई किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, तो उन सब नीतियों को बनाने में मदद करता है। WTO व्यापार को सहज, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चलाने का कार्य करता है कि भाई आपसी जो भी व्यापार हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो जाए, स्वतंत्रता से हो, ऐसा ना हो कि भाई कोई अ, किसी निष्पक्ष रूप से, मतलब का मतलब ये है कि भाई कि निष्पक्ष यानी किसी का भेदभाव, बिना भेदभाव के व्यापार किया जा सके, तो ये जो है WTO काम है। WTO समझौतों के अंतर्गत वस्तु, सेवाएं और बौद्धिक संपदा आते हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे सारी चीजें आती हैं, वस्तुएं भी आती हैं, सेवाएं भी आती हैं और बौद्धिक संपदा, सारी चीजें आती हैं, ठीक है। खाद्य संकट कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए खाद्य संकट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका भौतिक संकट, ऐसे भौतिक पदार्थ जो सामान्यतः भोजन में नहीं पाए जाते परंतु मिल जाने से रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लकड़ी के टुकड़े हो गए, पत्थर, कीट, बाल, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, भौतिक संकट होते हैं। आप खा रहे हैं उसके अंदर अगर ये सारी चीजें आ जाए तो आपका स्वास्थ्य जो है बेकार हो सकता है। रासायनिक संकट, तो इसमें क्या होता है, हानिकारक रसायन या तो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं या जानबूझकर या अनजाने में मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कीटनाशक हो गया, परीक्षक हो गया, कृत्रिम रंग हो गया, तो ये जो होते हैं रासायनिक तौर पर खाने में मिलाए जाते हैं या फिर गलती से भी आ जाते हैं, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। फिर आता है जैविक संकट, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीवधारी, विशेषकर सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। ये सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फफूंद हो गए, परजीवी हो गए, ये हमारे खाने में आ जाएंगे और उसके बाद हमें बीमार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये वैश्विक मुद्दा है, क्यों, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, तो दूषित भोजन से फूड बर्न डिजीज जैसे डस्ट हो गया, उल्टी हो गई, बुखार हो गया, ये फैलते हैं, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए चुनौती होती है। किसी एक की समस्या ना भाई, पूरे विश्व में ये समस्या आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, मृत्यु दर में वृद्धि, वर्ष 2005 में आप देखेंगे केवल दस्त जैसी बीमारियों से लगभग 18 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसकी गंभीरता को दर्शाता है कि भाई अगर अच्छे से खाना, खाने में अगर कोई कमी हो जाती है, पानी में कोई कमी हो जाती है, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो लाखों लोगों की जानें भी जा सकती हैं। बच्चों पर प्रभाव, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे प्रति वर्ष 30 करोड़ से अधिक दस्त के मामले सामने आते हैं, जिसमें कुपोषण और बाल मृत्यु दर बढ़ती है। तो खाने की वजह से आप देख रहे हैं, खाने और पीने की वजह से बड़ी बीमारियां, और बच्चे जो है इससे काफी प्रभावित होते हैं। आर्थिक व सामाजिक प्रभाव, तो खाद्य जनित रोगों से व्यापार, पर्यटन और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर भाई किसी भी क्षेत्र में खाद्य संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो लोग उस क्षेत्र में क्या जाएंगे नहीं, पर्यटन नहीं आएगा, ठीक है ना, बीमारियों की वजह से लोग वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा भाई, उस क्षेत्र पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है, आर्थिक रूप से संकट में आ जाता है। तो इससे क्या होगा, धन की हानि, मुकदमेबाजी और बेरोजगारी बढ़कर आर्थिक विकास बाधित होगा। तो भाई वहां पर क्या होगा, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, धन की हानि होगी, पर्यटन वहां से चले जाएंगे, मुकदमे वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये सारी समस्या बनी रहती है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा भाई, बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, तो ये समस्याएं भी आ सकती हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां कौन कौन सी हैं, इनके लाभ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता को आहार श्रृंखला के हर चरण पर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रबंध प्रणालियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे उत्तम निर्माण पद्धति आती है, GMP, ये खाद्य उत्पादन के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, संदूषण से बचाव करती है, ये लेबलिंग सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो जो भी आप खाद्य पदार्थ ले रहे हैं वो स्वच्छ है कि नहीं, कोई इसमें समस्या तो नहीं है, तो लेबलिंग के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है भाई इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उत्तम हस्तन पद्धति, ये खेत से उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से संभालने पर जोर देते हैं और स्वच्छ आदतों को बढ़ावा देते हैं। तो इसका मेन है भाई कि अगर खेत से उत्पादन हुआ है और उपभोक्ता तक पहुंच गया तो वो बिल्कुल सही तरीके से पहुंचे, इसका ध्यान दिया जाता है। संकट विश्लेषण एवं क्रांतिक नियंत्रण, HACCP, यह प्रणाली कच्चे माल से लेकर वितरण तक संभावित
खतरों की पहचान और नियंत्रण करती है कि भाई जब कच्चा माल था और उसके बाद जब उसको बनाया गया, उपभोक्ता तक पहुंचाया गया, तो उस समय के बीच में कहीं कोई गलती ना हो गई हो, कोई खतरा ना हो, तो उस पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन प्रणालियों से खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। तो इसे भाई ये प्रणालियां ये बताती हैं कि आपके पास जो भी खाद्य पदार्थ आ रहा है वो सही मात्रा में आ रहा है और सही गुणवत्ता के साथ आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, तो उन मानकों के द्वारा जो है उन खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है, फिर लोगों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो HACCP के लाभ बताइए। तो HACCP के लाभ क्या हैं? तो ये खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है कि भाई जो भी पदार्थ है वो ठीक है, अच्छी गुणवत्ता का है। किसी भी स्तर पर आने वाली समस्या की पहचान और नियंत्रण संभव है। भाई कोई भी अगर समस्या आ रही है तो उस समस्या को देखा जाता है, पहचान की जाती है, फिर नियंत्रण किया जाता है। इससे क्या होता है भाई, उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई उपभोक्ता को संरक्षण मिलता है कि भाई उसको सही चीज मिल रही है, और अगर विदेशों में भाई हमारा सामान जा रहा है तो उससे भाई ये होता है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि जो है बेकार नहीं होती, हाँ सही चीजें जो है यहाँ से आ रही हैं। नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है। तो इनसे हमें पता लगता है भाई कि जो भी हम ले रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाला सामान है, ठीक है ना। अगर ये उसको सर्टिफाइड कर देता है तो उत्पादन संसाधनों, वितरकों और निर्यातकों को संसाधनों को प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो भाई जो भी सामान बना रहे हैं, ठीक है, जो भी संसाधन है, जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं, तो इससे ये पता लगता है, ये एक काम करता है कि भाई कि सही चीज जो है दूसरों तक पहुंच रही है। तो अगर ये इसके आधार पर कोई भी चीज बनाई जाती है या बेची जाती है तो, ठीक है। भारत में खाद्य मानक नियमन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए भारत में खाद्य मानक नियमन दो स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण है। तो भारत में कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण और आकलन योजनाएं हैं जो उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता का आश्वासन देती हैं। इसमें आप देखेंगे ISI मार्क है। तो यह चिन्ह भारत का मानक ब्यूरो BIS द्वारा दिया जाता है। यह चिन्ह का प्रयोग करने के लिए उत्पादकों को BIS की शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो ये भाई मानक तभी मिलेगा, कुछ शर्तें रखी गई हैं, तो आपने जो भी सामान बनाया है अगर वो अच्छी गुणवत्ता का है, इनके मानकों पर खरा उतरता है, तभी ये मार्क देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, गुणवत्ता की गारंटी होती है कि ये सामान में अगर ये वाला मार्क मिल गया तो वो उसकी गुणवत्ता हमेशा अच्छी होगी, ठीक है। दूसरा एक मार्क होता है तो कृषि उत्पादक कच्चे और संसाधित के लिए प्रमाणीकरण की योजना। इसे भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो ठीक है, तो एग मार्क होता है, तो जो भी कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं उस पे जो है एग मार्क लगा होता है। तो ये कृषि मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि भाई कि अगर जिस पे ये मार्क है तो इसका मतलब वो चीज बिल्कुल सही है, ठीक है, उसकी जांच हो रखी है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। तो खाद्य सुरक्षा और सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने 2006 में यह अधिनियम पारित किया था। तो उद्देश्य क्या था, खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी नियमों का एकीकरण करना। तो भाई ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम इंपॉर्टेंट है, 2006 का पेपर में आता है कि भाई गवर्नमेंट ने पहले ही नियम बना दिए कि भाई कोई भी चीज है वो एक नियम के तहत ही आएगी। खाद्यों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना कि भाई जो भी खाद्य पदार्थ है वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा ही उसको अच्छे से देखना। खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात का नियमन करना कि भाई जो भी पदार्थ बन रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है, भंडारण किया जा रहा है या भेजा जा रहा है कहीं पर, क्रय किया जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है, उन सबको अच्छे से देखना, सुनिश्चित करना कि वो सही है कि नहीं है। मनुष्य के उपभोग हेतु सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य उपलब्ध कराना, जो भी मनुष्य तक खाना पहुंच रहा है, भोजन पहुंच रहा है, वो पौष्टिक हो। निर्णायक परिसर और आसपास स्वास्थ्य परिस्थितियां बनाए रखना तथा स्वास्थ्य खतरों वैज्ञानिक आकलन प्रबंधन करना। अगर कोई भी समस्या है तो आसपास नजर बना के रखना, भाई उन सारी समस्याओं का निपटारा करना है। अगर कोई गलत चीज है उनको देखना है, ठीक है, उनका आकलन करना है और उनको ठीक करके देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है खाद्य सुरक्षा मानव अधिनियम के तहत रखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला हमारा चैप्टर है देखभालकर्ता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए देखभालकर्ता एक परिवार का सदस्य या वेतन पर रखा गया एक सहायक होता है जो नियमित रूप से एक बच्चे, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की देखभाल करता है। तो देखभालकर्ता का मतलब भाई जो भी, चाहे वो बच्चा हो गया, बुजुर्ग हो गया, या कोई ऐसा व्यक्ति हो गया जो अपने काम नहीं कर पा रहा हो, तो उसकी देखभाल के लिए रखा जाता है। तो इसमें कौन हो सकते हैं भाई, दादा दादी हो सकते हैं, आया हो सकती हैं, छोटे बच्चों के लिए दादा दादी होते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए बुजुर्ग हैं या घर पे कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए आया वगैरह जो है रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं और यह केंद्र कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो देखिए यह एक संस्थागत व्यवस्था है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए बनाया जाता है जब घर पर देखभाल करने वाला कोई उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। तो घर पे कोई देखभाल करने वाला उपलब्ध नहीं है तो बच्चों को ऐसी जगह भेजा जाता है जहां पर उनकी देखरेख की जा सके, ठीक है। तो कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं यहाँ पर, तो भोजन की सुविधा, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, तो बच्चों को यहाँ पर भाई खिलाया पिलाया जाता है, पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। आराम की सुविधा, बच्चों को पर्याप्त नींद और आराम का अवसर मिलता है यहाँ पर।
मनोरंजन की सुविधा होती है, यानी खेल कूद, कहानियां और अन्य गतिविधियां करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा आप यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा एवं बुनियादी सिखाने के अवसर होते हैं ना, छोटी जो प्रारंभिक चीजें होती हैं, गिनती वगैरह हो गई, एबीसीडी वगैरह हो गया, तो वो सारी वर्णमाला वगैरह होती है, वो सब चीजें यहाँ पर बुनियादी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से बच्चों का देख रेख हो जाती है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल। ईसीसी के मूल उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा किसके द्वारा दिए गए हैं ये? तो देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी के मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो एक पूरा एक पाठ्यचर्या बनाया गया है कि किस तरह से जो है शिशु बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की जा सकती है, तो उनके लिए एक शिक्षा का मॉडल बनाया गया था। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005 कहा जाता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, बच्चों को समग्र विकास करना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को पहचान और विकसित कर सकें। तो बच्चों को भाई उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजों को करना होता है इसके अंदर, ताकि बच्चा जो अपनी पहचान को विकसित कर सके धीरे धीरे। औपचारिक विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चे को तैयार करना कि भाई औपचारिक तौर पर जब बच्चा जब तक स्कूल पे जाए तब तक बहुत सारी चीजें जो है वो सीख ले। बच्चों और महिलाओं के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, तो बच्चों और महिलाओं के लिए क्या होता है भाई, सहायक सेवाएं, क्योंकि महिलाएं होती है ना बहुत सारी जिनके पास भाई काम होता है, तो वो बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती, तो उनसे उनको भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, मिशिका 3 वर्ष की टॉडलर है। इस शब्द से आप क्या समझते हैं, इस आयु के बच्चे की क्या विशेषताएं होती है? तो देखिए, टॉडलर शब्द की उत्पत्ति छोटे बच्चों की फुदक कर चलने की प्रवृत्ति से हुई है। यह आयु आप देखेंगे सामान्यतः 1 से 3 वर्ष तक की होती है। टॉडलर की विशेषताएं क्या है, इस आयु में बच्चों की गतिविधियां और अनुभव तेजी से बढ़ते हैं, तो बच्चे इस टाइम ज्यादा तेजी से सीखते हैं। बच्चा अनौपचारिक और छोटी सामूहिक गतिविधियां करने लगता है, यानी छोटे छोटे काम करने लगता है, मिलके काम करने लग जाता है। उसमें नई चीज सीखने की गहरी जिज्ञासा होती है, तो वो नई नई चीज इस टाइम सीखना चाहता है। बच्चा अपने परिवेश का पता लगाता है और एक नए अनुभव अर्जित करता है, तो अपने आसपास के लोगों को जानता है, नई चीजों को सीखता है। वह अपने आसपास के लोगों और चीजों के साथ सक्रिय व्यवहार करता है, तो उसको पता लगता है भाई किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इस समय टॉडलर जो होते हैं वो सीखते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं की सूची बनाइए। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं? तो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसमें प्रमुख होती हैं शिशु देखभाल केंद्र, छोटे बच्चों की देखभाल के लिए। फिर आप देखेंगे दिवस देखभाल केंद्र होते हैं जो कार्यरत माता पिता के बच्चों के दिन भर। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, और ये जो होते हैं एक दिन के लिए, मान लीजिए जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स जो, जिन बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं वर्किंग होते हैं, तो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, तो वो इस जो दिवस देखभाल केंद्र होता है जो दिन में जो है बच्चों की देखभाल करता है। नर्सरी स्कूल 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। गैर सरकारी संगठन आप देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा से जुड़ी बहुत सारी सेवाएं जो देते हैं, जो गैर सरकारी संगठन है। सामूहिक बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस, तो आंगनवाड़ी के केंद्रों के माध्यम से पोषण स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएं, तो आपने देखा होगा भाई हर क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है जहाँ पर बच्चों के पोषण का, उनके स्वास्थ्य का, उनके शिक्षा का जो ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षण संस्थान आते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकों और देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण। ठीक है, तो परीक्षण संस्थान भी है जहाँ पर किस तरह से बच्चों को हैंडल किया जाए, शिक्षकों को वो सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, ठीक है, उनको बताया जाता है। तो ये कुछ सेवाएं हैं जो प्रदान की जाती है बाल्यावस्था शिक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है उन कौशलों को सूचीबद्ध कीजिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यकर्ताओं में होनी चाहिए। तो कौन सी चीजें एक जो भी शिशु देखभाल कर रहा है उसके अंदर होनी चाहिए, तो शिक्षा प्रदान कर रहा है उनको, तो उनके लिए कौन कौन सी शिक्षा इंपॉर्टेंट होती हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यकर्ताओं में कुछ कौशल होने जरूरी होते हैं। सबसे पहला, बच्चों और उनके विकास में गहरी रुचि, कि भाई वो बच्चों को अच्छे से समझे, उनके विकास के लिए उनकी रुचि हो। छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानकारी होना, कि उनको पता होना चाहिए कि भाई बच्चों को क्या चाहिए, ठीक है ना, क्या उनकी क्षमता है। बच्चों से संवाद करने और बातचीत करने की क्षमता, कि वो बच्चों से अच्छे से बात कर पाएं। ठीक है, बच्चों के साथ रचनात्मक और रोचक गतिविधियां कर पाएं। ठीक है, तो उनको ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को वो अपने साथ लेके चलें, कुछ उन्हें रचनात्मक सिखाएं, कुछ रोचक गतिविधियां करें ताकि बच्चे उनसे अट्रैक्ट हों। उत्साहपूर्ण गतिविधियां करना, जैसे कहानी सुनाना, कविता सुनाना, प्रकृति के बारे में बताना, तो इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। बच्चों में जिज्ञासा और प्रश्नों का उत्तर देने की इच्छा एवं रुचि, तो बच्चा जो भी पूछ रहा है भाई उनके प्रश्न सुनना, उनको अच्छे से जवाब देना। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना और स्वीकार करना, कि भाई हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार का नेचर होता है, तो उनको समझना जरूरी होता है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हमेशा तैयार रहना। ठीक है, तो कोई भी शारीरिक गतिविधि है बच्चा अगर कर रहा है तो उनके साथ इन्वॉल्व होकर वो सारी चीजें करना, तो ये कुछ गुण होने चाहिए। ठीक है, आपकी बहन प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा में जीविका बनाना चाहती है, तो इस क्षेत्र में कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं, इसके लिए कौन सी शैक्षिक योग्यताएं आवश्यक हैं? तो देखिए, ईसीसी में जीविका के अवसर जो हैं, तो नर्सरी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर सकती हैं, शिशु देखभाल केंद्र एवं दिवस देखभाल में काम कर सकते हैं। ठीक है ना, बच्चों के लिए विभिन्न कार्य
कर्म जैसे सामूहिक बाल विकास आईसीडीएस के दल के सदस्य, ठीक है, जो आंगनवाड़ी वगैरह में काम करते हैं उनके लिए नौकरी यहाँ पे मिल जाती है। सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा बच्चों के आयोजित अभियानों और सेवाओं के लिए अलग से व्यावसायिक बहुत सारे काम है, तो वहाँ पे काम किया जा सकता है, ठीक है। सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे संगठन है जहाँ पर आपको बच्चों की देखभाल संबंधित काम मिल जाते हैं, ठीक है। उद्यमी के रूप में बच्चों से संबंधित कार्यक्रम चलाना, तो खुद भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे शिविर लगाना हो गया बच्चों के लिए, शैक्षिक पिकनिक आयोजित करना हो गया, क्रिया क्लब चलाना हो गया, ठीक है, और अपनी प्री स्कूल या विद्यालय पूर्व शिक्षा का केंद्र खोलना। तो ये कुछ अपने तौर पर भी कुछ काम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण एनटीटी कोर्स जरूरी होता है, बाल मानव विकास या बाल मनोविज्ञान विषय में स्नातक या डिप्लोमा, तत्पश्चात आप पीजी भी कर सकती हैं। मुक्त विश्वविद्यालयों से भी उपलब्ध बहुत सारे शैक्षिक पाठ्यक्रम है, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनशील से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, संवेदनशील से अभिप्राय समाज के उन व्यक्तियों या समूहों से है जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव अधिक गहराई और हानिकारक रूप से पड़ता है। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में ये वर्ग के लोग जो है अकेले रह जाते हैं, तो इसलिए इनको संवेदनशील कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे मुख्यतः बच्चे हो गए, युवा हो गए या वृद्धजन, इनको सम्मिलित किया गया है। बच्चे, युवा और वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं, तो देखिए बच्चे क्यों संवेदनशील हैं, क्योंकि इनको भाई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और कठिन परिवेश में जीते हैं। अगर इनका भाई कोई भी समर्थन करने वाला नहीं है तो इनके लिए हमेशा समस्याएं रहेंगी ना। तो ये इनकी जो परिस्थितियां रहेंगी वो हमेशा चुनौतीपूर्ण रहेंगी। कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, भोजन देने वाला नहीं होगा, स्वास्थ्य को देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए जो है ये संवेदनशील रहते हैं। इनको पर्याप्त स्नेह नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, सुरक्षा का अभाव रहता है, तो इसलिए हमेशा आप देखेंगे संवेदनशील रहेंगे। उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताएं पूर्ण विकसित नहीं हो पाती। एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा बच्चे को तो कभी भी वो शारीरिक मानसिक रूप से जो विकास नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इनको संवेदनशील कहा गया है। युवा भी संवेदनशील होते हैं, क्यों, क्योंकि शारीरिक रूप से बढ़ने और बदलने की आवश्यकता में होते हैं, तो इस समय उनका शरीर बदल रहा होता है, भावनाएं बदल रही होती हैं, तो इसलिए ये भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। नशे, धूम्रपान और गलत आदतों का प्रभाव जल्दी पड़ सकता है, तो इनमें भाई आप देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जो गलत आदतों का भी शिकार हो जाते हैं, ठीक है। पारिवारिक परिस्थितियों से सहयोग और मार्गदर्शन ना मिलने पर असुरक्षा की भी भावना इनके अंदर आती है। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं करता तो ये क्या करते हैं भाई, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते और कई बार गलत कदम उठाते हैं। कई स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है, तो भाई युवा जो होते हैं कई बार बहुत सारी ऐसी बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता उनके बारे में, तो ये भी जो है सबसे संवेदनशील वर्ग में आते हैं, ठीक है। वृद्धजन, शारीरिक शक्ति कम होने के कारण बीमारी और कमजोरियों से ग्रसित होते हैं, तो ये ज्यादा संवेदनशील हैं, क्योंकि भाई ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में बीमारी और कमजोरी ज्यादा होती है। मानसिक समस्याएं और अस्थिरता रहती है, तो मानसिक रूप पे भी ये लोग कमजोर होते हैं, क्योंकि इनको अकेलापन लगता है, असुरक्षा का अभाव होता है। दूसरों पर भोजन, देखभाल और आर्थिक रूप से निर्भर हो जाना, तो ये दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर नहीं रहते, तो इसलिए कई बार ये अपने आप में तनाव भी जो महसूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं के कौन से समूह अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित युवा वर्गों के विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है। सबसे पहले ग्रामीण और जनजातीय युवा, ठीक है, तो ये लोग काफी पिछड़े समाज से आते हैं, तो इसलिए देखेंगे ये क्षेत्र थोड़े ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है, गलत भावनाओं में कई बार बह जाते हैं ये लोग। विद्यालय छोड़ चुके युवा, जो विद्यालय छोड़ चुके युवा होते हैं, तो आगे के मार्ग में वो कैसे आगे बढ़े, कैसे अपना विकास करें, ठीक है। किशोर, विशेष रूप से किशोरियां, तो किशोर संवेदनशील होते हैं, और किशोरियां तो ज्यादा संवेदनशील होती है क्योंकि उनको भाई समाज में वो दर्जा नहीं दिया जाता। अपंगता वाले युवा होते हैं वो भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि भाई ये टोटली दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अवैध धंधों के शिकार युवा, तो ये भी संवेदनशील है भाई, गलत कामों में पड़ जाते हैं जिसका गलत अंजाम भी होता है भविष्य में इनके लिए। सड़कों पे आवारा बच्चे आपने देखे होंगे जो घूमते रहते हैं, ये भी ज्यादा संवेदनशील हैं, ठीक है, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। अनाथ या विशेष कठिन परिस्थितियों वाले युवा, तो जो बच्चे अनाथ हैं या विशेष कठिन परिस्थितियों में जो लोग रह रहे हैं, तो ये सारे आप देखेंगे जो वर्ग है ये संवेदनशील वर्ग में आता है, ठीक है। बच्चे, युवाओं, वृद्धजनों के संस्थानों और कार्यक्रम के प्रबंधन में करियर बनाने में कौन कौन से अध्ययन कार्यक्रम पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो इनकी देखभाल के लिए भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो इनके लिए भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा कई सारे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, पूर्व स्नातक डिग्री ले सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हैं इसके अंदर। इसमें आप गृह विज्ञान में परिवार और समाज समुदाय विज्ञान है उसमें आप डिग्री ले सकते हैं। सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान की किसी अन्य शाखा में भी आप स्नातक डिग्री ले सकते हैं।
मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली भी काफ़ी सारी है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में बहुत सारे कोर्स होते हैं, वहाँ से भी आप कोर्स कर सकते हैं। तो गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन है, वहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। युवा विकास कार्यक्रम में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। CGCT वृद्धों की देखभाल सहायक में प्रमाण पत्र ले सकते हैं, ठीक है। या ECCE डिप्लोमा डिग्री ले सकते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो ये कुछ ऐसी शिक्षा प्रणालियां हैं जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इन सब जो भी ये कार्यक्रम है, इन कार्यक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, आपको करियर के लिए ये अवसर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आपको अपनी डबल बेड की चादर विषम रंग योजना से सजानी है, 5 योजनाओं का उदाहरण देकर समझाइए। तो जो रंग योजनाएं वर्ण चक्र के दूर स्थित रंगों के प्रयोग से बनती है, यानी जो आपका कलर व्हील होता है, वर्ण चक्र होता है, उससे दूर जो स्थित रंग होते हैं उनके प्रयोग से बनाई जाती हैं, तो उन्हें हम विषम रंग योजनाएं कहते हैं। इनसे वस्त्र बहुत आकर्षक और प्रभावशाली दिखते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका पूरक सम्मेल। इसमें वर्ण चक्र के एक दूसरे के ठीक सामने वाले रंग, 2 रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल, हरा, नीला, नारंगी हो गया, ठीक है। सेकंड आता है दोहरा पूरक सुमेल। इसमें 2 पूरक रंग युगलों का उपयोग किया जाता है जो वर्ण चक्र में पास पास होते हैं, जैसे लाल, हरा, बैंगनी, पीला, ठीक है। और थर्ड आता है आपका विभाजित पूरक सुमेल। इसमें एक मुख्य रंग और उसके पूरक रंग दाएं बाएं के रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे लाल हो गया, नीला, हरा, पीला, हरा, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। फिर आता है अनुरूप पूरक सुमेल। इसमें अनुरूप रंगों के समूह के साथ साथ संतुलन के लिए एक पूरक रंग जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जैसे लाल, लाल बैंगनी, बैंगनी तथा पीला, पीला हरा, हरा, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है। फिर आता है पांचवा आपका ऋणात्मक सुमेल। इसमें 3 रंगों का संयोग होता है जो वर्ण चक्र पर सम भुज त्रिकोण बनाते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, ठीक है। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शैली और फैशन में क्या अंतर है। तो देखिए, शैली परिधान या उसकी सहायक सामग्री की विशेष बनावट, रंग, रूप, प्रस्तुत को कहा जाता है। यह व्यक्ति की पसंद और व्यक्तिगतता को दर्शाती है तथा अपेक्षाकृत स्थायी होती है। तो किसी भी एक कपड़े को बनाने का जो तरीका होता है उसको क्या कहा जाता है, शैली कहा जाता है, ठीक है। और वहीं फैशन की जब बात करते हैं तो एक या अनेक शैलियों का वह रूप जो किसी विशेष समय अवधि में समाज में सबसे अधिक प्रचलित होते हैं। फैशन समय के साथ बदलता रहता है, अर्थात इसमें शैलियां आती और जाती रहती हैं, ठीक है। जैसे कपड़ा होता है, बनाने का तरीका अलग होता है, सेट बनाने का तरीका अलग होता है, पैंट बनाने का तरीका जो अलग होता है। तो शर्ट और पैंट जो बनती है आपकी, वो अलग अलग शैलियों में बनती है, आपने देखा होगा, ठीक है। कोई ज़्यादा चौड़ा, कोई थोड़ा कम चौड़ा होता है, कोई हाफ होता है, कोई फुल होता है, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शैली। और फैशन क्या होता है, फैशन जो होता है भाई, बहुत सारी शैलियों को मिलाकर फैशन बनता है, और नई शैलियां आती रहती हैं, पुरानी शैलियां जाती रहती हैं। तो शैलियां जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, और जब कई शैलियां एक साथ यूज करके किसी कपड़े को बनाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, फैशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 3 प्राथमिक कौशलों का वर्णन कीजिए जो एक फैशन डिजाइनर अथवा व्यापारी के पास आवश्यक होने चाहिए। तो देखिए, एक फैशन डिजाइनर अथवा व्यापारी के 3 प्राथमिक कौशल होते हैं। सबसे पहला पूर्वानुमान योग्यता। उसे फैशन की बदलती प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई फैशन किस तरह से बदल रहा है और किस तरह से हमें परिवर्तन करना है। विश्लेषणात्मक योग्यता, बाजार, अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता बजट को समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि भाई बाजार में क्या चल रहा है, उसके पास कितने पैसे हैं, उपभोक्ता को कितने तक का सामान पसंद आएगा, तो उसके हिसाब से उसे जो है बनाना चाहिए कोई भी सामान जो बनाना है। संप्रेषण योग्यता, निर्माता व उपभोक्ताओं से प्रभावी संवाद कर उत्पादन प्रकार का बिक्री कर सके, और साथ ही भाई उसके अंदर अच्छा कौशल होना चाहिए, संवाद का कौशल अच्छा होना चाहिए, उसे बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे दाम पर किसी भी ग्राहक को बेच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फैशन उद्योग में स्टोर के प्रमुख विभाग कौन से हैं, प्रत्येक विभाग के कोई 2 कार्य बताइए, ठीक है। तो देखिए, फैशन उद्योग में एक स्टोर के सुचारू संचालन के लिए कई सारे विभाग होते हैं। सबसे पहले आता है आपका व्यापारिक विभाग। यह विभाग वस्तुओं के क्रय विक्रय, व्यापारिक योजना बनाने तथा नियंत्रण का कार्य करता है कि भाई सामान कौन सा बेचना है, कौन सा खरीदना है, और जो भी व्यापारिक योजनाएं हैं वो व्यापारिक विभाग करता है। क्रय एवं संवर्धन विभाग, इस विभाग का कार्य विज्ञापन हो गया, प्रचार हो गया, जनसंपर्क तथा दृश्य व्यापार करना होता है कि भाई किस तरह से लोगों तक अपना सामान पहुंचाया जाए, चाहे वो विज्ञापन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, या लोगों से मिलकर, या फिर ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर लोग आकर देख सकें आपके सामान को। वित्त एवं नियंत्रण विभाग, यह सभी वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करता है तथा सामान की सूची पर नियंत्रण रखता है। तो भाई जो भी लेन देन का काम है वो इस विभाग का काम होता है, कितना सामान रखना है, कितना स्टोर करना है, ये सारा काम जो होता है वित्त एवं नियंत्रण विभाग का होता है। फिर आता है आपका प्रचलन विभाग। स्टोर कर्मचारियों और
व्यापार सामग्री की सुरक्षा तथा सुविधाओं की देखरेख करता है। ठीक है, तो इसका काम भाई जो भी स्टोर है और जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी व्यापारिक सामग्री है, उन सब की सुरक्षा की जा सके, उनको सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो होता है वो प्रचलन विभाग का होता है। फिर आता है आपका क्रमिक एवं शाखा स्टोर विभाग। तो कर्मचारियों की नियुक्ति कि भाई जहाँ पर आपकी शाखा है, जहाँ पर सारे सामान आपके बिक रहे हैं फैशन से संबंधित, तो वहाँ पे कौन कौन से कर्मचारी काम करेंगे, कौन कौन से काम करेंगे, ये नियंत्रित करता है। साथ ही कौन कब और कहाँ कार्य करेगा, ये भी जो होता है वो क्रमिक एवं शाखा स्टोर विभाग का काम होता है। ठीक है, तो ये सभी विभाग मिलकर स्टोर को सफलतापूर्वक चलाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो फैशन उद्योग में ये पूरा जो एक सिस्टम है जो स्टोर को चलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैशन व्यापार के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, फैशन व्यापार को वस्त्र के निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न स्तरों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है उत्पादन स्तर, यानी सबसे पहले क्या बताया भाई, बनाया जाता है। इस स्तर पर कच्चे माल जैसे रेशा, धागा और कपड़े का उत्पादन किया जाता है। सूत कातना, बुनाई, रंगाई, छपाई इसके प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उत्पादन किया जाता है। फिर डिजाइन एवं विकास स्तर, इस स्तर पर फैशन डिजाइनर नए डिजाइन, पैटर्न और शैलियां विकसित करते हैं तथा फैशन ट्रेंड का अध्ययन किया जाता है, कि देखा जाता है भाई कि इस टाइम कौन सा फैशन ट्रेंड चल रहा है, उसके आधार पर जो है डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है। फिर आता है निर्माण स्तर, इसमें डिजाइन के अनुसार परिधानों को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जैसे कटिंग हो गई, सिलाई हो गई, फिनिशिंग हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से कपड़े को बनाया जाता है। फिर आता है वितरण स्तर, इस स्तर पर तैयार वस्त्र थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता तक पहुंचाया जाता है। तो बनने के बाद फिर क्या होता है भाई, ये वितरण किया जाता है कि अलग अलग स्टोरों तक पहुंचाया जाता है, छोटे और बड़े स्टोरों पर, ताकि सामान बिके। विपणन एवं खुदरा स्तर, तो इसमें वस्त्रों का प्रचार, विज्ञापन हो गया और बिक्री की जाती है, जैसे शोरूम, बुटीक, मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी स्तर पर आते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है भाई, इसको बेचा जाता है अलग अलग, चाहे स्टोर पे बेचा जाए, ऑनलाइन, शोरूम, बुटीक, अलग अलग जगहों पर बेचा जाता है। ठीक है, तो फैशन व्यापार की टोटल आप देख रहे हैं 5 चीजें काम करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के दो पहलू क्या हैं। तो देखिए, वस्त्र को किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति से मुक्त रखना, अगर कोई क्षति है तो उसमें सुधार करना, ये होता है कपड़ों का रखरखाव। वस्त्र पर अगर कोई धब्बा या धूल लग गए हैं, तो या उसका रंग खराब हो गया, उसकी चमक खराब हो गई है, तो उनको ठीक करना और उनकी विशेषताओं को बनाए रखना, ये जो होता है वस्त्र की देखभाल से संबंधित काम होता है। धुलाई की मशीनों में मुख्य कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए, धुलाई की मशीनों में 2 प्रकार के मॉडल उपलब्ध होते हैं। ऊपर से भराई वाले, जिनमें मशीन में कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं, और दूसरा जो होता है वो सामने से भराई वाले, जिनमें मशीन में कपड़े सामने से भरे जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की मशीनें होती हैं। वस्त्रों की सफाई को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। तो वस्त्रों की सफाई को प्रभावित करने वाला कारक, वस्त्र के रेशे की मात्रा एवं धागे का प्रकार। तो अलग अलग रेशों और धागों की सफाई की विविध अलग होती है, जैसा रेशा होता है उसी हिसाब से कपड़ों को धोना पड़ता है। वस्त्र निर्माण की तकनीक, बुनाई, बुना या बुने हुए कपड़े की बनावट सफाई को प्रभावित करती है, कि भाई कपड़ा किस प्रकार का है। ठीक है, रेशम का है, टेरिकोट का है, ऊनी का है, उसके हिसाब से कपड़े को साफ किया जाता है। वस्त्र पर की गई परिसज्जा, कढ़ाई, प्रिंट, लैस आदि होने पर सफाई विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर उस पर कढ़ाई वगैरह की गई है, कोडिंग वगैरह की गई है, लैस वगैरह लगाए गए हैं, तो वो अलग तरह से फिर कपड़ों को साफ करना पड़ता है। वस्त्र का विशेष उपयोग, तो रोजमर्रा, खेल या विशेष अवसरों के वस्त्रों की सफाई अलग अलग होती है भाई। तो जैसा कपड़ा होता है, जिस तरह से उसका यूज होता है रोजमर्रा के लिए या खेल के लिए, अलग चीजों के लिए, तो उसके हिसाब से कपड़े को धोना पड़ता है। ठीक है, एक अस्पताल में किन वस्त्रों की धुलाई व देखरेख की आवश्यकता होती है। तो संस्थाओं में आप देखेंगे बिछाने व ओढ़ने के कपड़े, जैसे चादर और कंबल अस्पताल में जरूरत पड़ती है। कर्मचारियों के कपड़े या वर्दी होते हैं। संस्था में कमरों में सज्जा सामग्री, यानी कमरों में जो लगाया जाता है, पर्दे वगैरह हो गए, इसमें एप्रन, टोपिया, सिर के परिधान, मास्क, ये सारी चीजें होंगी। अस्पताल में रोगियों और होटलों में ग्राहकों की पोशाकें। ठीक है, अस्पताल में जो रोगी होते हैं और जो अगर देखेंगे, अगर होटल है तो होटल में ग्राहक है, तो उनकी पोशाकें जो होती हैं उनको भी धुलाई की जाती है। रसोई के कपड़े अलग होते हैं। ठीक है, कुछ अन्य सामग्री जैसे पर्दे, मेजपोश आदि। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ये सारे कपड़े जो अस्पताल में यूज किए जाते हैं और इनकी सफाई की जाती है और देख रेख की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग शॉप, निर्जल धुलाई की दुकान से आप क्या समझते हैं। ड्राई क्लीनिंग शॉप और निर्जल धुलाई की जो दुकान होती है, उसका मतलब है भाई कि यहाँ पर जो कपड़े होते हैं वो अच्छी तरह से देख रेख के द्वारा साफ किए जाते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग शॉप्स वे दुकानें होती हैं जहाँ विशेष प्रकार के वस्त्रों की निर्जल विधि से सफाई की जाती है। यहाँ पर बिना, आप देखेंगे जो पानी होता है, बिना पानी के जो है कपड़ों को धोया जाता है, बिना गीला किए। इसमें ग्राहक अपने कपड़े धुलाई के लिए देते हैं, कुछ दिनों बाद साफ किए हुए वस्त्र वापस ले जाते हैं। ग्राहक व्यक्ति या कोई संस्था भी हो सकती है। ठीक है, इसमें ग्राहक भी हो सकते हैं या कोई एक संस्था भी होती है, जैसे मान लीजिए होटल हो गया
ठीक है ना, और अस्पताल वगैरह हो गए, तो ये लोग भी अपने कपड़े धुलवाते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग के लिए विशेष जो कपड़े होते हैं तो कोई भी दे सकता है, और उसके बाद अगले दिन वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो कुछ ड्राई क्लीनिंग शॉप्स घर से कपड़े लेने और पहुंचाने की सुविधा भी प्रदान करती हैं। तो आजकल ये भी है भाई कि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बुक करके भी घर से भी कपड़े भेज सकते हैं। तो ये विशेष रूप से आप देखेंगे छात्रावास, छोटे होटल, रेस्टोरेंट और नर्सिंग होम जैसी संस्थाओं को सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो जितने भी संस्थाएं, इन संस्थाओं को ये अपनी सेवाएं देते हैं। कई दुकानों में पूर्व उपचार जैसे रफू करना, मरम्मत करना तथा रंगाई की सुविधा भी उपलब्ध होती है। ठीक है, अगर कपड़ों में भाई कोई समस्या है, उसका रंग उतर रहा है या उसमें कोई छेद वगैरह हो गया, रफू वगैरह करना हो गया, तो पूरे कपड़े को अच्छे से बनाकर दोबारा से वो आपको देते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई क्लीनिंग शॉप जो है, दुकान है, ये सारे काम जो है करती है। ठीक है, घरेलू और व्यापारिक लॉन्ड्री के बीच में अंतर बताइए। तो देखिए, घरेलू लॉन्ड्री क्या होती है, कपड़ों की मात्रा कम होती है, 5 से 10 किलो, रिकॉर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती, विभिन्न कार्यों के लिए कोई अलग खंड नहीं होते, उपयोग किए जाने वाले उपकरण ब्रश, बाल्टी, धुलाई मशीन आदि होते हैं। ठीक है, तो कम कपड़े होते हैं। ठीक है ना, तो कम कपड़े तो भाई सबको पता होता है किसका क्या कपड़ा, उसमें रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, कोई अलग तरीका उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, नॉर्मल ब्रश, बाल्टी या धुलाई मशीन, इन सब चीज़ों से जो है कपड़े को साफ किया जाता है। व्यावसायिक लॉन्ड्री में क्या होता है भाई, कपड़ों की मात्रा अधिक होती है, लगभग 100 किलोग्राम या उससे भी अधिक हो सकती है, इसलिए हर एक कपड़े का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हर एक कपड़े के निरीक्षण, छटाई, सुखाने, इस्त्री आदि के लिए अलग अलग खंड होते हैं। तो भाई हर जो व्यक्ति होता है अलग काम बटा होता है, और हर व्यक्ति अलग अलग काम करता है, कोई धोता है, कोई निरीक्षण करता है, कोई छटाई करता है, कोई सुखाई करता है, कोई इस्त्री करता है, तो अलग अलग विभाग होते हैं। बड़े बड़े उपकरण लगाए जाते हैं इसमें, जैसे सुशक, रोलर, इस्त्री आदि का प्रयोग। ठीक है, तो सुखाने के लिए मशीनें होती हैं, धोने के लिए मशीनें होती हैं, इस्त्री करने के लिए। ठीक है, तो अलग, तो व्यावसायिक लॉन्ड्री जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा व्यापक होती है, ये तो बिल्कुल छोटे स्तर पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगले चैप्टर का, किसी होटल में विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी भोजन सेवाएं होती हैं। तो किसी भी होटल में अतिथियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की भोजन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें आप देखेंगे बैंक्वेट होता है, यह सेवा विवाह, सम्मेलन, पार्टी और बड़े आयोजनों के लिए दी जाती है, जहां समूह में भोजन परोसा जाता है। ठीक है, तो बैंक्वेट होता है। सेकंड आता है आपका रेस्तरां, इसमें अतिथियों को बैठकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। रेस्तरां, आप कहीं जाते हैं किसी रेस्तरां में अपने परिवार के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ, तो रेस्तरां होते हैं, वहां पर क्या होता है भाई, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप मंगा सकते हैं। फिर आता है रूम सर्विस, इस सेवा में अतिथियों को उनके कमरे में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका कॉफी शॉप या बार, यहाँ हल्का भोजन, पेय पदार्थ, कॉफी, चाय आदि जो है उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट आता है कि नहीं, 4 प्रकार के प्रतिष्ठानों के बारे में लिखिए जो अतिथि सेवा प्रदान करते हैं। तो अतिथि सेवा अतिथियों का स्वागत करने, उन्हें सुविधा और सेवा प्रदान करने से संबंधित होता है। तो निम्नलिखित प्रतिष्ठान जो हैं अतिथियों की सेवा करते हैं। सबसे पहले होटल हो गया। होटल बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं जो अतिथियों के रहने, भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। फिर आता है आपका मोटल। मोटल होटलों से छोटे होते हैं, इसमें कमरे के पास पार्किंग सुविधा होती है और ये यात्रियों के लिए सुविधाजनक होती है। ठीक है, आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो मोटल वगैरह ले सकते हैं। लॉन्च, लॉन्च किराए पर रहने की सुविधा प्रदान करते हैं, यहाँ भोजन और अन्य सेवाएं सीमित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सेवाएं कम मिलती हैं। फिर आता है रिजॉर्ट या सैरागाह, ये बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं जो मनोरंजन, आराम और खेल संबंधी सुविधाएं जो हैं वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, रिजॉर्ट वगैरह जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रमुख कार्य लय के कर्मचारी अतिथियों की सेवा प्रदान करने के लिए संस्था के कौन कौन से विभिन्न विभागों से समन्वय करते हैं। तो भाई अतिथि अगर कहीं पर आते हैं तो उनकी देखभाल के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, तो उनके लिए बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया जाता है किसी भी अगर आप संस्थान में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे प्रमुख कार्यालय में फ्रंट ऑफिस के कर्मचारी अलग अलग कार्य करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे परिवहन विभाग होता है, अतिथियों के आगमन, प्रस्थान, वहन और यात्रा जो भी व्यवस्था करनी होती है उसका ध्यान रखते हैं। तो परिवहन से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी ध्यान देते हैं वो। लेखन एवं विल विभाग अतिथियों के बिल भुगतान और लेखा संबंधी कार्यों के लिए होते हैं। रेस्तरां, भोजन कक्ष, सेवा और अतिथि विशेष मांगों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग विभाग होता है जो बिजली, पानी, एसी, लिफ्ट आदि तकनीक समस्याओं का देखता है। भंडार विभाग होता है जो आवश्यक सामग्री आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए होते हैं। फिर आता है सह व्यवस्था विभाग, हाउस कीपिंग, कमरों की सफाई, सजावट और अन्य सुविधाओं के लिए ये लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी होटल के गृह व्यवस्था विभाग के किन्हीं 3 सदस्यों के उत्तरदायित्वों को लिखिए। तो भाई सबसे पहले आता है आपका कार्यकारी गृह अनुरक्षक, इसका मुख्य उत्तरदायित्व जनशक्ति, सामग्री, धन, समय तथा अन्य संसाधनों का सही और विवेकपूर्ण उपयोग करवाना होता है। यह गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी, स्वच्छता मानकों तथा सभी कार्य पद्धतियों को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, अनुरक्षक होता है,
सारी काम सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सफाई सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, संसाधनों का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी जो है वो कौन रखता है, गृह विभाग यानी अनुरक्षक रखता है। हर एक चीज़ को वो ध्यान देता है कि भाई होटल में सारे मैनेजमेंट जो है वो सही से चले। सहायक गृह अनुरक्षक ये कर्मचारियों की ड्यूटी सारणी तैयार करता है, स्वच्छता और कर्मचारियों के कार्य को नियंत्रित जांच करता है, ठीक है। तो ये कर्मचारी क्या है भाई, कौन क्या काम करेगा वो देखता है, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्वच्छता का काम है कि नहीं, हर एक कर्मचारी अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो इसका काम होता है। थर्ड आता है तल पर्यवेक्षक। ये अतिथियों के कमरे, गलियों, सीढ़ियों और संबंधित क्षेत्रों की स्वच्छता देखभाल के लिए उत्तरदायी होता है कि भाई अतिथि जहाँ पर है वो कमरा ठीक है कि नहीं है, गलियारे ठीक है कि नहीं, साफ सुविधाएं हैं कि नहीं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो तल पर्यवेक्षक करता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए फ्रंट ऑफिस के 3 लोग। एक होता है आपका कार्यकारी गृह अनुरक्षक, दूसरा होता है सहायक गृह अनुरक्षक, फिर आता है तल पर्यवेक्षक। चैप्टर नंबर 12 देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए उपभोक्ता को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और शिकायत निवारण की व्यवस्था करना है। तो संरक्षण का मतलब ये भाई कि आप कोई भी सामान लेकर आ रहे हैं तो आपका शोषण ना हो, आपको सही सामान मिले। तो इसीलिए उपभोक्ता के कुछ अधिकार होते हैं, तो 6 अधिकार होते हैं। सुरक्षा का अधिकार, हानिकारक वस्तु व सेवाओं से सुरक्षा, कि भाई कोई भी आप प्रोडक्ट ला रहे हैं वो हानिकारक ना हो। सूचित किए जाने का अधिकार, वस्तु सेवा की सही जानकारी पाने का अधिकार, भाई आप जो भी सामान ला रहे हैं उसकी वो सही जानकारी आपको दे। चयन का अधिकार, तो विभिन्न विकल्पों में से चयन करने का अधिकार, तो जितने भी विकल्प हैं दिए हुए आप अपने हिसाब से कोई भी सामान ले सकते हैं। सुने जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए, भाई अगर उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो विचार किया जाना जरूरी है। शिकायत निवारण अधिकार, दोषपूर्ण वस्तु सेवा पर क्षतिपूर्ति पाना, अगर कोई गलत प्रोडक्ट आपको मिला है तो आपको भाई वो जो भी गलत वस्तु है उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, ठीक है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जागरूक और जानकार बनने का अधिकार, ठीक है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो ये भी आपको अधिकार है, ठीक है। तो टोटल 6 अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता को मिले चयन के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए चयन के अधिकार का अर्थ है उपभोक्ता को विभिन्न गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, माप और डिजाइन के उत्पाद मिलने चाहिए, यानी वो जिस प्रकार का भी प्रोडक्ट चाहता है उपभोक्ता उसको उस प्रकार का जो है प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। उपभोक्ता उनमें से अपनी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार चयन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता की मर्जी है वो क्या लेना चाहता है। इको मार्क क्या होता है, ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इको मार्क उन पदार्थों को दिया जाता है जो वातावरण में प्रदूषण नहीं फैलाते, जैसे साबुन, डिटर्जेंट, पेंट, कागज, सौंदर्य प्रसाधन आदि। तो इको मार्क का मानकीकरण चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो BSI द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इको मार्क का मतलब है ऐसे पदार्थ जो वातावरण में प्रदूषण नहीं पहुंचाते, तो उन पे ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता शिक्षा का महत्व बताइए। तो देखिए उपभोक्ता को सही वस्तु खरीदने के लिए शिक्षित करना, उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता सामान खरीदने का सही निर्णय लेने में सहायता करना, फिर आता है उपभोक्ता को अपने अधिकारों और दायित्वों की जानकारी देना। तो ये सारे क्या है, उपभोक्ता को, अगर आप उपभोक्ता एक शिक्षित होगा तो ये सारी चीजें आसानी से समझ जाएगा ना। उपभोक्ता सतर्क रहता है तथा अनुचित दबाव और कुछ जो कुचालो विज्ञापनों का शिकार नहीं होता। कई बार आप देखते हैं ना ऐसे भ्रामक विज्ञापन आ जाते हैं और आप वो सामान ले लेते हैं और खराब निकल जाता है। सुरक्षित, विश्वसनीय और अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं सस्ते दामों पर पाना, ठीक है। अगर कोई समस्या आए तो उपभोक्ता उचित कार्रवाई करे, शिकायत दर्ज करवा पाए, ठीक है। तो ये उपभोक्ता का जो है शिक्षा, अगर उपभोक्ता शिक्षित है तो ये चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, वो इन सब चीजों की जानकारी जानता है, तो ये सब उसके अधिकार हैं तो उसको पता होने चाहिए। उपभोक्ता को बाजार में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उपभोक्ता की किन्हीं 5 समस्याओं को समझाइए। तो देखिए सबसे पहले मिलावट, वस्तुओं में हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, ये समस्या है। कम मापतोल, वस्तुओं को कम मात्रा में दिया जाता है। दोषपूर्ण वस्तुएं, खराब या घटिया गुणवत्ता की वस्तुएं कई बार बेच दी जाती हैं। अधिक मूल्य वसूली, निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत ली जाती है, ये समस्या है। भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावों वाले विज्ञापनों से उपभोक्ता को धोखा दिया जाता है, भाई विज्ञापन ऐसे बनाए जाते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन लाने के बाद वो खराब निकल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे उपभोक्ताओं को जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 13 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है अभियान क्या है। तो देखिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए बैठक, भ्रमण, यात्रा, लेखक, लिखित सामग्री के वितरण या प्रदर्शनियों का मिला जुला उपयोग करना अभियान कहलाता है, ठीक है। यानी कोई भी एक उद्देश्य है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो बैठकों के माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से, यात्रा करना या लेख लिखते हैं या कोई भी लिखित सामग्री होती है वो लोगों तक पहुंचाते हैं या कोई प्रदर्शन करते हैं, तो ये सब क्या होता है, एक अभियान का ही हिस्सा होता है। अभियान द्वारा एक विशेष संदेश को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो अभियान क्या करता है भाई, कोई भी एक संदेश है वो अच्छे से लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिससे क्या हो सके भाई लोगों की स्मृति में वो चीज रह जाए,
जैसे आपने देखा होगा भाई, स्वच्छ भारत अभियान के लिए गंदगी हटाओ भारत को चमकाओ, तो ऐसे स्लोगन दिए जाते हैं, लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, अभियान कहते हैं। ठीक है। समुदाय रेडियो आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, सामुदायिक रेडियो और आकाशवाणी में क्या अंतर है? तो प्रकृतिक और स्वरूप, समुदाय रेडियो स्थायी, जो देखेंगे आप, स्थानीय स्तर पर नया और संवादात्मक माध्यम है जो समुदाय के द्वारा समुदायों के लिए काम करता है। तो सामुदायिक रेडियो क्या होती है भाई, कि सामुदायिक स्तर पर यानी किसी भी स्थान विशेष पर उस समुदाय के जो लोग होते हैं उनको जागरूक करने के लिए चलाया जाता है। आकाशवाणी सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक रेडियो, वहीं जब हम आकाशवाणी की बात करते हैं तो ये सरकार द्वारा चलाई जाती है और ये राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में चलाई जाती है। उद्देश्य क्या होता है? सामुदायिक रेडियो का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि स्थानीय विकास और जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाना होता है। तो आसपास का जो इलाका होता है वहां पे लोगों को इकट्ठा करना, उनके विकास की बात करना, उनको जागरूक करना, ठीक है ना, लोगों को इकट्ठा करना, तो ये जो होता है सामुदायिक रेडियो का काम होता है। वहीं आकाशवाणी का उद्देश्य देश भर की जो सूचना हो गई, शिक्षा हो गई, संस्कृति हो गई और मनोरंजन हो गया, ये सारे काम जो है आप देखते हैं आकाशवाणी करती है। ठीक है। सामुदायिक भागीदारी की बात करें तो समुदाय रेडियो में स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी होती है, तो इसमें भाई जो स्थानीय लोग होते हैं वो भाग लेते हैं। आकाशवाणी में श्रोताओं की भागीदारी सीमित होती है, तो इसमें सिर्फ श्रोताओं की भागीदारी हो नहीं सकती, इनका काम सिर्फ सुनना होता है। जबकि सामुदायिक रेडियो में क्या होते हैं भाई, जो भी जानकारी होती है वो लोगों तक पहुंचाना होता है और उसके बाद उस पर काम किया जाता है। लेकिन आकाशवाणी में सीधा भाई जो श्रोता होते हैं उनकी भागीदारी होती है, वो सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, श्रोताओं का काम क्या होता है, सिर्फ सुनना होता है और कोई भागीदारी वो नहीं करते। आईसीटी का उपयोग विकास संचार के सशक्तिकरण उपकरण के रूप में किया जाता है, इसके 6 उपयोग बताइए। तो देखिए, आईटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लोगों तक सूचना पहुंचाने और उन्हें सशक्त बनाने का एक प्रभावी साधन है। इसके प्रमुख उपयोग आप देख सकते हैं। सबसे पहले, मोबाइल फोन ने कोविड 19 महामारी के दौरान बाजार, सामाजिक व्यापार और सार्वजनिक सेवाओं को सुगम बनाया था। ठीक है, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है भाई आज के टाइम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का। और इसका उदाहरण आप मोबाइल फोन देख सकते हैं, जिसने कोविड में लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। सरकारी सूचनाएं, जैसे कोरोना संबंधी जानकारी सबसे पहले मोबाइल फोन द्वारा ही पहुंचाई जाती थी। ठीक है। आर्थिक सेवाएं आप देखेंगे, बैंकिंग, वित्तीय लेन देन, विपणन, वितरण और रोजगार आईसीटी के माध्यम से आसान हो गया है। ठीक है, तो इस जो आपका आईसीटी है इसने क्या किया, बहुत आसान कर दिया है ना लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचा के, ताकि सारी सेवाएं आप घर बैठे ले सकते हैं। शैक्षिक सामग्री अब इंटरनेट और मोबाइल फोन से जरिए कहीं भी उपलब्ध हो सकती है, तो कोई भी शैक्षिक जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा व परीक्षा, तो शिक्षा कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से आयोजित आजकल हो रही है। ठीक है, ये भी आसान हो गया है। सामाजिक आर्थिक बदलाव, लोग मोबाइल द्वारा बिल भुगतान, ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श और विश्व भर के लोगों से जुड़ने में जो है सक्षम हो गए। तो आईसीटी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लोगों के और समाज के परिवर्तन लाने में। रेड रिबन एक्सप्रेस क्या था, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, रेड रिबन एक्सप्रेस भारत सरकार द्वारा एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई एक विशेष प्रदर्शनी रेलगाड़ी थी। इसे वर्ष 2007 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था। इसका संचालन राष्ट्रीय एड नियंत्रक संगठन, भारतीय रेलवे, यूनिसेफ व अन्य संस्थाओं के उपयोग से सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो एक तरह से भाई रेड रिबन एक्सप्रेस जो था भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत तो लोगों को जो जानलेवा बीमारी एड्स थी उसके प्रति जागरूक करना था। तो विशेषताएं क्या थी, इस ट्रेन ने लगभग 180 जिले और होटल हॉल्ट स्टेशनों और हजारों गांवों को कवर किया। तो लगभग 180 जिलों तक ये गई थी, वहां तक जागरूकता फैलाई गई थी। इसमें आप देखेंगे 7 कोच थे, जिनमें एचआईवी एड्स से संबंधित शैक्षिक प्रदर्शनियां लगाई गई थी। ठीक है ना, तो शिक्षित किया गया था लोगों को एड्स के प्रति। ट्रेन में टच स्क्रीन, 3D मोबाइल, एलसीडी प्रोजेक्टर, लोक नाटक, परामर्श कक्ष और डॉक्टरों के कैबिन की सुविधाएं थी। ठीक है, तो लोगों को जागरूक किया जाता था दिखा के, और डॉक्टरों की सलाह देकर लोगों को जागरूक किया जाता था। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भाई एचआईवी एड्स के प्राथमिक निवारण के बारे में सूचना प्रसार करना, कि भाई एचआईवी एड्स जो है बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करना था। ठीक है। बीमारी को समझाकर इसे पीड़ित लोगों के प्रति भेदभाव और कलंक कम करना था। तो भाई इस बीमारी को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था, तो जागरूकता फैलाकर भाई उनके प्रति जो भेदभाव होता है उसको भी रोकने का प्रयास किया गया था। निवारण और रोकथाम की जानकारी देना, कि भाई किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, तो ये उसका उद्देश्य था। स्वास्थ्यप्रद आदतें और संतुलित जीवन शैली के बारे में जानकारी बढ़ाना, कि भाई किस तरह से स्वास्थ्य आदतें डाल के अपने जीवन शैली को आप अच्छा बना सकते हैं, तो ये भी प्रयास इसके अंदर किए गए थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।